गुड मॉर्निंग। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है अभी अभी सर ने आप लोगों को फ्री किया। अच्छा, वो जो आपके एमसीक्यूज थे जिसके बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो वो आपके मिशन जेआईबी लाइव वाला जो कोर्स है उसमें एएफबी फोल्डर में एमसीक्यू के नाम से अपडेट हो चुका है। आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी ने किया था चेक? चेक यस किया था मैडम, किसी चेक ने? किया था। मिल गया? हाँ, मिल गया मैम। ठीक है, तो आप लोग उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके अलावा भी आपको कहीं से भी जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर उनमें डाउट्स आते हैं तो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिए। अच्छा, तो फिर ये बताइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस किसने रिवाइज किया है? ऐसे क्वेश्चंस पे शांति हो जाती है बिल्कुल। नहीं मैम, नहीं टाइम मिला रिवाइज करने का। अच्छा चलिए, कोई नहीं। अच्छा, कल वाला टॉपिक किया फिर आप लोगों ने? थोड़ा बहुत किया था मैम। किया था बीआरएस का। हाँ, किया था। एक्चुअली बीआरएस का रिवीजन जो है वो मैं अच्छे से करा नहीं पाई कल क्लास में ना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि सब लोग थक चुके हैं। अगर उसमें आपको कोई डाउट, जी पूछिए सर। मैडम लास्ट लास्ट में अगर हो सकेगा तो एक बार और खाली क्वेश्चन ले लेंगे बीआरएस। बीआरएस के? हाँ जी सर, बिल्कुल। अगर हमारे पास टाइम बचा। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर इनमें डाउट्स आते हैं तो फिर आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिए। देखिए, जो हमारा बीआरएस है या कोई भी टॉपिक्स हैं, आप लोगों को आपके कोर्स में ना मेरी कुछ एमसीक्यू की वीडियोस होंगी। मुझे अच्छे से तो याद नहीं है कौन कौन से टॉपिक के वीडियोस हुए हैं, लेकिन फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट इक्वेशन और कुछ चैप्टर्स के मैंने एमसीक्यूज कराए हैं। एक बार मैं आज उसको ना नोट कर लूंगी कौन कौन से चैप्टर्स के हो चुके हैं, तो जो बचे होंगे ना हम उनके एमसीक्यूज ले लेंगे, क्योंकि मुझे याद है वाईटीएम के मैंने कराए हैं, कैपिटल कंपनी बजटिंग के अकाउंट के शायद कराए नहीं मैम। कराए, कंपनी अकाउंट्स के कराए हैं। हम्म। तो हम लोग कोशिश ये रखेंगे कि इन रिवीजन क्लासेस में जो हमारे एमसीक्यू है ना जो हो चुके हैं, उनके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे, जैसे कि एक कैपिटल बजटिंग रह गया था और शायद बीआरएस भी रह गया था, तो जो जो टॉपिक बचे होंगे ना, तो हम लोग इस बार एमसीक्यू की वीडियो उसी पे बनाएंगे, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आना नहीं है। ठीक है ना, सही रहेगा? तो आप लोगों के पास वो एमसीक्यू की फाइल भी होगी और प्लस आप लोगों के पास उस एमसीक्यू की वीडियोस भी होंगी सॉल्यूशन की, तो आप लोग वहां से उसको रेफर करके उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और अगर डाउट आएगा तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसका जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा चैप्टर है उसको कर लेंगे, फिर उसके बाद भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज करें। देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझिए कैपिटल का मतलब क्या होता है। वैसे तो कैपिटल वो अमाउंट होती है जो कि ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन यहाँ वाला जो कैपिटल है उसका मतलब है लॉन्ग टर्म, और रेवेन्यू का जो मतलब है उसका मतलब है शॉर्ट टर्म, और यू कैन से विद इन 1 ईयर। ठीक है, और कैपिटल का मतलब है मोर देन 1 ईयर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर
जो विद इन अ ईयर हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऐसे एक्सपेंडिचर जो एक साल मतलब उनका जो बेनिफिट है उस खर्चे को करके उसका जो बेनिफिट है, या फिर कह लीजिए उस पर्टिकुलर चीज का जो एग्जिस्टेंस होगा वो आपका मोर देन 1 ईयर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो ये आपका क्या है, इसका जो बेनिफिट होगा, ये लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 10 to 15, मतलब ये तो मैं एक अप्रोक्स ले रही हूँ, पर ये आपके पास हमेशा रहेगी। या फिर आप ले लीजिए मशीनरी का एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मशीनरी अगर आपने कोई हैवी मशीन परचेज किया तो नॉर्मली वो 10 to 15 ईयर्स चल जाती है। अगर कोई टेक्नोलॉजी में अपडेट ना आया हो तो 10 to 15 ईयर्स इजिली चल जाती है। तो आपने जब इस मशीनरी को परचेज किया तो उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए बोलेंगे क्योंकि इस मशीनरी का जो बेनिफिट है या इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपके पास एक लॉन्ग टर्म तक बना रहेगा। और अगर हम बात करें रेवेन्यू की, फॉर एग्जाम्पल रेंट पेड, अब आपने रेंट पे किया, सपोज 1 मंथ का किया, तो वो सिर्फ उसी महीने के लिए तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है ना 1 महीने का रेंट दिया और पूरे साल रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट विद इन अ ईयर खत्म हो जाता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट एक लॉन्ग टर्म तक बना रहता है उनको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद एक और हमारे टाइप के एक्सपेंडिचर आते हैं जिनका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं? देखिए, कैपिटल का क्या है, मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू का क्या है, लेस देन 1 ईयर। अब इन दोनों के बीच में जो आता है ना, फॉर एग्जाम्पल देखिए मशीनरी कितने टाइम तक रह रही है, 10 to 15 ईयर्स तक रह रही है। या फिर आप कह सकते हैं इसमें ना 1 ईयर की जगह पे आप कह सकते हैं एटलीस्ट मोर देन 5 ईयर्स। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका जो बेनिफिट है वो आपको कम से कम 5 साल से ज्यादा मिले, जैसे कि मशीनरी 10 to 15 ईयर्स तक मिल रहा है। लेकिन अब बात आती है इन दोनों के बीच का अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर हो जिसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से लेके 5 साल तक मिल रहा है सर, तो वो आपके जाएंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक बात देख लीजिए, कैपिटल मोर देन 5 ईयर, रेवेन्यू लेस देन 1 ईयर, और इन दोनों के बीच में जो है उसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखिए ये आपके किस टाइप के होते हैं, जैसे कि व्हाइट वॉश, या फिर आप कह लीजिए आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गए, या फिर आपका एडवर्टीजमेंट। देखिए जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, सपोज आपने आज कोई एडवर्टीजमेंट को पब्लिश किया, वो एडवर्टीजमेंट आपका 2 साल 3 साल तक तो चलता है, 4-5 साल तक भी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 ईयर्स तक वो चल जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई अपडेशन आएगा तो आपको अकॉर्डिंगली जो एडवर्टीजमेंट होगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से वो एक्सपेंस होगा। तो ये जो आपने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया इसका बेनिफिट फॉर श्योर 1 ईयर से तो ज्यादा मिलेगा, लेकिन 10 to 15 ईयर्स तक नहीं मिल सकता। बहुत रेयर ही कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका एडवर्टीजमेंट पिछले 10-15 साल से सेम हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे 3 टाइप के एक्सपेंडिचर्स हो गए, कैपिटल जिनका बेनिफिट मोर देन 5 ईयर्स मिलेगा, डेफर्ड रेवेन्यू जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर मिलेगा, और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लेस देन 1 ईयर मिलेगा। ये तो बात हो गई थियोरेटिकली। देखिए प्रैक्टिकली क्या होता है, बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसका जो बेनिफिट है वो 5 साल तक ही मिलेगा, 6 साल तक भी मिल सकता है। कैपिटल का जो एग्जाम्पल है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोर देन 5 ईयर ही मिलेगा, 4 ईयर्स भी हो सकता है। समझ रहे हैं? सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए आपको एक रेंज दी गई है कि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि ये तीनों किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर
the benefit of which is enjoyed or consumed not in 1 year only but over many years. कहीं पे भी आपको 5 years नहीं मिलेगा, वो सिर्फ समझाने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? परचेज और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टीज, जिसका जो यूज आप कई सालों तक कर सकते हैं। और इनका जो मेन पर्पस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का, वो क्या होता है? टू अर्न इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स और इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखिए, अगर आपके पास सपोज कोई ओल्ड मशीन थी, वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पा रही थी, तो आपने सोचा कि क्या करते हैं, एक लेटेस्ट मशीन आई हुई है मार्केट में इसी प्रोडक्ट को बनाने की, उसको परचेज कर लेते हैं। तो क्या किया कंपनी ने? उसको परचेज कर लिया, और अब ये जो लेटेस्ट मशीन है ये आपकी 200 यूनिट्स बना पा रही है। तो आपने क्या किया, इसकी आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिजनेस की आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। तो इस इन्वेस्टमेंट को आप बोलेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसके जो पर्पस होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो क्या होता है? टू अर्न इनकम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। एक साल के लिए नहीं, कई सालों के लिए, आने वाले कई सालों के लिए इनकम अर्न करने के लिए हम इन एक्सपेंसेस को करते हैं, और या फिर अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सपोज हमें अभी 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, और अब ये वाली नई मशीन लगाने के बाद हमें 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमने क्या किया, अपनी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा ली। क्या करके? कैपिटल एक्सपेंडिचर करके, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यही होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर कार एक्सेट्रा। और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेंजिबल एसेट्स ही परचेज करेंगे। उस कैटेगरी में टेंजिबल फिक्स एसेट्स तो आती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स भी आती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? गुडविल, कॉपीराइट। आपका जो अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 16, वो आपका डील करता है टेंजिबल फिक्स एसेट्स से, जैसे कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। और आपका जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 है, वो डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स से। क्योंकि आपके कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हैं, तो अगर बाय चांस पूछ लिया कि टेंजिबल फिक्स एसेट जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है, तो टेंजिबल 16 में है, इंटेंजिबल आपका 38 में है। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। मैम वो टेंजिबल इंटेंजिबल वाला एक बार दिखा दीजिए। जी मैम, यहाँ पे टेंजिबल फिक्स एसेट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, और इंटेंजिबल एसेट्स का है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38। ओके मैम। अब यहाँ पे ये जो इन्होंने बोला ना, कॉस्ट विच आर नॉट क्लासिफाइड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, ऐसी कॉस्ट जो आपकी डे टू डे सर्विसिंग ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपको रिपेयर कराना पड़ रहा है अपनी मशीन्स को या किसी और एसेट को, तो वो ऐसा जो, फॉर एग्जाम्पल देखिए, मशीनरी परचेज की कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसी मशीनरी की अगर आप रिपेयर करा रहे हैं या सर्विसिंग करा रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, introducing a new product or service, conducting business in a new location or within a new class of customers, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। सपोज अगर आप कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग, मतलब सपोज इंटरनली आपने कोई चेंज किया है, उसमें जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं। और ऐसी कॉस्ट जो एक्सटर्नली जनरेट हुई है, जैसे कि गुडविल, ब्रांड, ये मास्ट हेड्स मुझे नहीं पता क्या होता है, पब्लिशिंग टाइटल्स, कस्टमर लिस्ट एंड सिमिलर आइटम्स। ठीक है, ये सब आपके कहाँ पे आ जाएंगे? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड्स में आ जाएंगे। ओवरहेड्स का मतलब होता है एक्सपेंसेस।
या फिर आपने स्टाफ को ट्रेनिंग दी, तो ये सब जो है, ये सब कैटेगरीज है, ये कौन सी है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए क्या एंट्री होगी आपको पता है। अगर आप कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं कैश या चेक से, तो एंट्री क्या करेंगे, जो भी एसेट परचेज की है वो आपकी डेबिट हो जाएगी, और बैंक या कैश से जो भी किया वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट से। अब देखिए मतलब डिफरेंस, ये उसमें बैलेंस शीट वगैरह में कुछ इफेक्ट नहीं आएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की? मैम जाएगा ना, ये जो एसेट है 2 लाख रुपए की, इसको हाँ हम मतलब बैलेंस, भले वो 5 साल तक रह रहा है, पर जी ये तो पहले साल में सारा 2-2 लाख दिखा देना है ना हमें तो। हाँ जी मैम, हाँ जी। उसका ऐसा तो नहीं है ना कि 50,000 करके नहीं नहीं 4 मैम, साल वो तक चलाना है? ऐसा सिर्फ डेफर्ड वाले केस में होता है कि हम उसको 1/5 राइट ऑफ करते हैं। ओके, कैपिटल में ऐसे नहीं होगा मैम। देखिए तो वो दोनों में हमें कैसे पता चलेगा मैम? डेफर्ड वाले आपने बोला ना, वो ऐसा डिसाइड जी नहीं होता है, तो हाँ वो जी, कैसे वो पता मैम चलेगा? अभी हम लोग इसकी जो क्वेश्चंस करेंगे ना, वहां से मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए डिफरेंस देखिए, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। अमाउंट स्पेंट इज यूजली, देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी, रेवेन्यू में कम होगी। इसका जो पर्पस होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वो क्या होगा, इंप्रूव और एनहांस बिजनेस और प्रोडक्टिव और अर्निंग कैपेसिटी। इसका जो पर्पस है वो क्या होगा कि बिजनेस की प्रोडक्टिविटी या फिर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाना। और इसका जो पर्पस है वो क्या होगा, टू मेंटेन द फिक्स्ड एसेट्स इन अ गुड वर्किंग कंडीशन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा और आपको सर्विसिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, इसका शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया, रेंट पेड जिस महीने का पे करोगे सिर्फ उसी महीने के लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक बार आपने मशीन परचेज कर ली जो कि अच्छा प्रोडक्शन करके दे रही है, तो उसका जो बेनिफिट है वो आपको बहुत सालों तक मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बार बार नहीं करते हैं, तो ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक महीने का रेंट पे किया, अगले महीने फिर करना है, तो वो आपका रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप P&L अकाउंट में दिखाते हैं। यहां तक क्लियर है। अब इसकी बात आ जाते हैं आपके रिसिप्ट्स। देखिए जो कॉन्सेप्ट एक्सपेंडिचर में लगा था वही कॉन्सेप्ट आपका रिसिप्ट्स में लगेगा, बस वहां पे पैसे जा रहा था, यहाँ पे आएगा। अब देखिए कैपिटल रिसिप्ट्स, ऐसे रिसिप्ट्स जो कि अमाउंट, उनकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा है और प्लस उसका जो मतलब वो रेकरिंग नेचर की नहीं है, एक ही बार होगी या बार बार नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने आईपीओ निकाला, अपने शेयर्स इश्यू किए, और उन शेयर्स से जो प्रोसीड आई, जो पैसा रिसीव हुआ, वो आपका क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्योंकि कोई भी कंपनी बार बार आईपीओ नहीं निकालती है, थोड़ा मतलब कुछ ड्यूरेशन में निकालती है, कुछ कुछ साल के ड्यूरेशन में, रोज रोज नहीं करती है। तो जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर आपका कैपिटल और सेल ऑफ फिक्स एसेट। सपोज आपकी कोई ओल्ड, मैंने अभी ऊपर एग्जांपल दिया था ना, ओल्ड मशीन आपने बेच दी क्योंकि वो अच्छा प्रोडक्शन नहीं कर रही थी, तो आप बार बार तो नहीं बेचते ना फिक्स एसेट। तो ये भी आपका पुरानी एसेट बेचने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो भी आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट होगी। और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फ्रॉम ग्रांट रिसीव, या तो आपने सपोज कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से आपको पैसे मिले, या फिर आपको गवर्नमेंट से कोई ग्रांट रिसीव हुआ है किसी भी रीजन की वजह से। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है ना, कभी कभी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दे देते हैं, या फिर आपको कहीं से डोनेशन मिल गई है। तो क्योंकि जो डोनेशन होती है सेक्शन, अंडर सेक्शन 80G में, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी को डोनेशन करता है तो उसको उसका टैक्स में बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए जो जिन लोगों को अपना टैक्स कम करना होता है, तो वो लोग जनरली डोनेशन दे देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को। ठीक है, तो ये जो आपका ग्रांट रिसीव है, ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकता है और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी मिल सकता है। तो हर केस में वो क्या होगी, आपके लिए कैपिटल रिसिप्ट होगी, क्योंकि इसका कोई रेकरिंग नेचर नहीं है, कभी कभार ही मिलेगी। और ये कैपिटल, फिर जी मैम, डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा इसमें? कैश ही होगा ना, कैश या बैंक ही जी अकाउंट ही मैम, होगा?
जो भी आपको जिस फॉर्म में भी मिल रहा है, या तो कैश होगा या फिर बैंक होगा। तो फिर बाद में तो मैम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा ना, ये नहीं। मना कर रहा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाएगा मैम? कैश और बैंक अकाउंट में आया पैसा, जी, तो फिर हमारा प्रॉफिट लास्ट में जाएगा। कैश और बैंक तो एसेट होती है ना मैम। P&L में सिर्फ आपके नॉमिनल नेचर के जो अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि रेंट, स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, ये सब जाएंगे। ओके ठीक है। ठीक है मैम। कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो आपके P&L में नहीं जाते हैं। हाउएवर P&L इफ एनी अराइजेस, अब देखिए क्या किस कंडीशन में जा सकता है। पुरानी मशीन थी 10 लाख रुपए की, आपने उसको बेचा, 10 लाख रुपए की थी और उसका जो डेप्रिसिएशन लगा था सपोज वो 5 लाख लग चुका था, तो उसकी कॉस्ट जो उसकी जो बुक वैल्यू थी वो थी 5 लाख रुपीज, तो आपने उस मशीन को 6 लाख रुपए में बेच दिया। अब आप देखिए कैपिटल रिसिप्ट कितनी है आपकी, 6 लाख रुपए आपको रिसीव हुए, ठीक है, लेकिन आपके पास से जो एसेट थी वो कितने की गई, 5 लाख की गई। डिफरेंस जो 1 लाख रुपए वो क्या है, प्रॉफिट है। 5 लाख की एसेट थी, मैंने 6 लाख में बेच दी, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये आपका P&L अकाउंट में जाएगा, लेकिन वही ये 6 लाख रुपए P&L अकाउंट में नहीं जाएंगे, सिर्फ जो प्रॉफिट का पार्ट होगा वो जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का हो गया ना। देखिए आपके पास से जो सामान गया वो तो 5 लाख का ही गया है ना, लेकिन जो इस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ है वो आपका P&L में जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट है वो आपका P&L में जाएगा। और वो भी इस तरह से नहीं जाएगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताऊंगी मैं कैसे करना है। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी एसेट बेचने के बाद या फिर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपको प्रॉफिट हुआ, वो आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों, तो वो आपका P&L अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे। ऊपर वाली जो थी वो थी कैपिटल रिसिप्ट, कभी कभार मिलने वाला पैसा। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में आपको रिसीव होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेल ऑफ गुड्स, सामान बेचा, पैसा आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट मिलता है। और डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहां से आपको रेगुलर डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड, ये सब आपके क्या हो गए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गए। ऐसे रिसिप्ट्स जो कि आपको रेकरिंग बेसिस पे मिल रहे हैं, बार बार मिल रहे हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, देयर इज नो फर्दर ऑब्लिगेशन ऑन एनी एंटिटी टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। मतलब अगर आपने सेल ऑफ गुड्स कर दिया और आपको पैसे रिसीव हो गए, तो आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई, मतलब लायबिलिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। समझ रहे हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रूटेड थ्रू द P&L अकाउंट, और ये आपके कहाँ पे आती है, P&L अकाउंट में। कहाँ पर आएंगी, क्रेडिट साइड आती है। याद है आप लोगों को, ट्रेडिंग में हम सेल्स को क्रेडिट साइड लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव वगैरह होता है उसको P&L में क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हम लोग जब इसके MCQ करेंगे, जब हम लोग इसके MCQ करेंगे तो फिर वहां पर आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी, वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि आपको इन चीजों को कैसे ट्रीट करना है। देखिए यहाँ पर आपको डेफर्ड रेवेन्यू नहीं दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। और उसको अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, MCQ करेंगे, तो वहां पे भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा थियोरेटिकली खत्म हो गया, अभी MCQs करेंगे इसके। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वैसे डाउट क्वेश्चंस करते हुए आएंगे तभी हम लोग करेंगे। मैम एक बार कैपिटल रिसिप्ट बता दो ना। कैपिटल रिसिप्ट, यस देखिए मैम। जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट आपको फॉर एग्जांपल सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, आपने एक पुरानी मशीन बेची, मैंने एग्जांपल दिया था, पुरानी मशीन बेच के आपने लेटेस्ट मशीन परचेज कर ली जिससे कि आपका प्रोडक्शन अच्छा हो जाए, तो आपने देखिए परचेज ऑफ न्यू मशीन जो है वो क्या है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो सेल ऑफ ओल्ड मशीन है वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है।
ये दोनों ही नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, आप बहुत रेगुलरली नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं। तो आपने एक नई मशीन परचेज की, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आपने एक पुरानी मशीन बेची, वो आपका कैपिटल रिसिप्ट हो गया, क्योंकि जब आप मशीन बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। सपोज आपको 6 लाख रुपए मिला, तो ये जो 6 लाख रुपए ये आपकी क्या हो गई, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। ऐसी रिसिप्ट जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती हैं और आपकी फर्दर उस पर कोई ऑब्लिगेशन भी क्रिएट नहीं होती है, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स इशू किया, आपको पैसा मिल गया, ओके ठीक है। यस या फिर आपका ये जो आपको डोनेशंस वगैरह मिलती हैं, या फिर गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे देती है। फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है, तो उस केस में भी आपको कैपिटल रिसिप्ट्स मिलती हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं स्टार्ट, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोगों को कितना याद है? एक होते हैं ए भाई साहब, एक होते हैं बी भाई साहब। ए ने सेल किया, बी ने क्या करना है, पेमेंट करनी है, ठीक है। ए ने गुड सेल किए, तो ए क्या है, सेलर, और बी है हमारे बायर, ठीक है। अब देखिए बी ने कहा सर मेरे पास कैश नहीं है, तो ए क्या कहेगा कि ठीक है कैश नहीं है, तो आप मुझे गारंटी दे दो कि आप मुझे पेमेंट इतने टाइम में कर दोगे। तो बी क्या कहेगा, बी कहेगा देखिए एक तो होता है नॉर्मल उधार ले लीजिए, ए और बी की मतलब अच्छा रिलेशन है, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सपोज आपका 10,000 का सामान था, तो बी ने कहा कि मैं 4-5 महीने बाद लौटा दूंगा, ए ने कहा ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन व्हाट इफ कि अगर ये जो बी है, ए को बी पे भरोसा नहीं है और ए को रिस्क है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि अगर ऐसे में रिश्तेदारी दिखाने लगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ए क्या कहेगा, ए कहेगा सर आप एक काम कीजिए, आप मुझे ना एक डॉक्यूमेंट दे दीजिए। कैसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और उसमें आप साइन कर दीजिए और मुझे डेट बता दीजिए कि कौन सी डेट तक आप पेमेंट कर देंगे। तो ये जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे बायर के साइन होंगे और उसमें डेट मेंशन होगी और अमाउंट भी मेंशन होगा, इस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, पता है आप लोगों को पहले से? देखिए और ये हमारा, इसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है, और दो और पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है नेगोशिएबल नहीं, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट। हेलो मैम। जी सर। मैम बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प कराना जरूरी रहता है क्या? जी सर, अगर आप उसको, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी स्टैम्प पेपर पे बनता है। अच्छा, ऑलरेडी स्टैम्प पेपर पर बनता है, तो उसमें मतलब सर कंडीशन में आता है, तो उसको राइट रहता है, वो मतलब लॉ फॉर स्टैम्प कराना पड़ता है, उसको कंपलसरी है? हाँ जी सर, इसको ये लीगल डॉक्यूमेंट इसीलिए होता है क्योंकि फिर जब बी पेमेंट नहीं करेगा तो हम ए के पास नहीं जाते हैं, सॉरी बी पेमेंट नहीं करेगा तो जो ए है तो बी को कुछ नहीं कहेगा, वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट कोर्ट जाएगा। ओके, और वहां पे नोटरी से लिखवाएगा कि आप इस पे लिख दीजिए कि ये जो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है ये डिसऑनर हो गया, और फिर उसके तो चार्जेस ऑलरेडी मैम स्टैम्प पेपर ही रहता है वो, है? जी मेरे ख्याल से तो सर यही रहता है, नहीं, उसमें क्योंकि मैंने अब ये फॉर्मेट इतना देखा है, प्रैक्टिस। जी जो बताइए। फॉर्मेट देखा है उसका, तो उसपे स्टैम्प का एक कॉलम रहता है, शायद उसपे स्टैम्प टिकट लगाना पड़ता होगा। तो देखिए दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, या तो आप इस तरह से स्टैम्प पेपर पे करवा लीजिए,
या फिर जो आपका इसका फॉर्मेट होता है, यहाँ पे इस तरह से करके फॉर्मेट होता है, हाँ, स्टैम्प का एक ऐसे छोटा सा कॉलम होता है, तो या फिर यहाँ पे स्टैम्प टिकट लगता होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब स्टैम्प पेपर लगाएंगे जब ही लीगल फॉर्म में रहेगा ये? हाँ जी सर, देखिए चाहे तो ये वाली स्टैम्प पेपर हो या फिर ये वाली स्टैम्प हो, तभी उसको लीगल बनाएंगे हम। ओके ओके। क्योंकि स्टैम्प कब लगेगी सर? जब ये इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और वहां पर जो नोटरी होगा वो कहेगा कि मतलब वो अपना अप्रूवल देगा कि आपका ये जो एग्रीमेंट हुआ है आप दोनों के बीच, उसको हम वेरीफाई करते हैं। ओके और ओके फिर मैडम। जब बी पेमेंट नहीं करता है तो ए बी को कुछ नहीं कहता, सीधा वो जाता है कोर्ट में नोटरी के पास, नोटरी को बोलता है कि आप इस पे लिख दीजिए कि ये डिसऑनर हो गया, और फिर उसके बाद फिर वहां से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है कि मतलब आगे क्या होना है। और इसमें एक चीज मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जब आपका ये डिसऑनर हो जाता है और आप नोटरी से एक सेपरेट सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं इस चीज का, ओके तो बोलते हैं प्रोटेस्ट। ओके। मतलब इसको जब मैडम उसमें वो पूछते हैं, विशेषताएं पूछी उन्होंने, तो वो उसमें ये था मतलब लॉ फॉल स्टैम्प कराना पड़ता है इसका, तो राइट सही है मैडम, होगा है ना? हाँ जी, तो ये आपका लीगल डॉक्यूमेंट तभी बनता है सर। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है, तो ये प्लीज अभी समझ लीजिए, ये प्रोटेस्ट वर्ड जो है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ है, लास्ट टाइम क्वेरी भी थी। तो क्या होता है, जब आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है और जो नोटरी है वो आपको यहाँ पे तो लिख ही देगा कि ये डिसऑनर हो गया, ये नोटरी ने लिख दिया डिसऑनर हो गया, तो एक तो आपके पास ये प्रूफ हो गया। लेकिन कभी कभी जो सेलर होता है वो कहता है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे और भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ चाहिए। तो वो जो स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है वो क्या होता है, नोटरी क्या करता है, एक अलग से डॉक्यूमेंट बना के देता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम होता है प्रोटेस्ट। तो इसमें वो नोटरी जो है वो लिख के देता है कि ये मिस्टर बी जो है, इन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की इसकी पेमेंट नहीं की है, बिल डिसऑनर हो गया है, ऐसे करके इसमें इंफॉर्मेशन होती है। और फिर ये जो प्रोटेस्ट सर्टिफिकेट होता है ये आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये मतलब इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। तो ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट्स दो टाइप के होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है और आपका प्रोमिसरी नोट्स होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, राइटिंग में होता है और आपका साइन बाय द मेकर होता है। इसके अंदर क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। देखिए अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब बी ए को पैसे देगा, ए ने तो सामान बेच दिया है, अब तो बारी सिर्फ बी की है, वो भी क्या करने की, पेमेंट करने की। तो अब बी उसमें कोई कंडीशन नहीं लगा सकता कि मैं ए को पैसे तब दूंगा जब वो मुझे और उधार सामान बेचेगा, या फिर मैं पेमेंट तब करूंगा जब ए मेरे घर आएगा और घुटनों पे बैठेगा। तो ऐसा कोई भी कंडीशन उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इसके अंदर कोई भी अदर देन पेमेंट कोई और कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि पेमेंट तब होगी जब ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, और क्या होता है इसमें, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी एंड मनी ओनली। मैम वो स्टैम्प पेपर वाला मैंडेटरी नहीं है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज देखे है, उसमें सिर्फ वो 1 रुपीज या 2 रुपीज वाली जो भी मतलब होती है ना, वो स्टैम्प लगा, हाँ टिकट लगा के चलता है, वैसे वाले ही देखिए देखे मैम, हाँ जी, मैं एक चीज बताती हूँ, मैंने प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं है। जो हाँ, हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है हमेशा थियोरेटिकली पढ़ा है। तो हाँ, जो उसमें काम करती हूँ ना, तो वहां पे ऐसा नहीं आता बिल ऑफ एक्सचेंज, अच्छा, वैसे ही वो रेवेन्यू स्टैम्प वगैरह चेक की वैसा फॉर्म में होता होता है, उसी टाइप का होता है, मतलब चेक टाइप आधा का। पेज जैसा। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक चेक है से मैम। थोड़ा बड़ा होता है बट अच्छा, और स्टैंप होती है उस पे? हाँ, स्टैम्प वो जो हमारी रेवेन्यू स्टैम्प जैसी नहीं होती है 1 जी रुपीज जी 2 रुपीज वाली, जी वो जी वहां जी। की होती है, वो अलग होती है, बट अच्छा, वैसी ही होती है, वो स्टैम्प पेपर ठीक है नहीं मैम, होता, स्टैम्प पेपर ठीक है, नहीं। ठीक है। देखिए सब लोग प्लीज करेक्ट कर लीजिए। तो जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, मैम ने प्रैक्टिकली देखा है, तो जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ये जो कॉलम होता है यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है, लेकिन स्टैंप जरूरी है, ये चीज आप याद रखिएगा। मैं फोटो भी भेज दूंगी कल परसों। जी मैम, ग्रुप में आप फोटो भेज दीजिएगा, हाँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा सबको। हाँ। मुझे भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए
और ये किसके लिए होता है? टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और टू हिज ऑर्डर टू द बियरर। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि ये जो पेमेंट है किसको होगी? एक पर्सन को होगी जिसका नाम उस इंस्ट्रूमेंट पे लिखा है, या फिर टू हिज ऑर्डर, मतलब इस पर्सन के ऑर्डर पे बियरर को भी हो जाएगी। इस केस में कौन होता है? जैसे अगर सपोज उसने एंडोर्स कर दिया, इसका मतलब ये जो पर्सन है वो कह रहा है कि मेरा जो ये बिल है इसकी पेमेंट बियरर को कर दीजिएगा। बियरर मतलब होल्डर ऑफ द बिल एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसको बियरर बोलेंगे। और या फिर आपका बैंक, अगर आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया है, या फिर अगर आपने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा है, तो इन सब केसेस में क्या हो जाएगा? इन सब केसेस में पेमेंट इस पर्सन को ना मिलके इस पर्सन के ऑर्डर पे बियरर को मिल जाएगी। ये वाली लाइन क्लियर है? चलिए, उसके अलावा और क्या होता है इसमें? सर्टेन फिक्स फ्यूचर डेट और डिमांड, और ऑन डिमांड। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? ये एक फिक्स्ड फ्यूचर डेट होती है इसमें, या फिर और ऑन डिमांड, क्योंकि कुछ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑन डिमांड भी होते हैं। तो आप इसमें ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और ये जो भी हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है ना, ऊपर जितने भी पॉइंट्स पढ़े, ये सब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये सेक्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इन सब चीजों से हमें पता चला है कि इसके अंदर कितनी पार्टीज होती है? 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉ, ड्रॉई और पेई। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, देखिए, अब ड्रॉर कौन होगा? अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। कौन बनाता है बिल? बिल बनाता है सेलर। उस पे साइन कौन करता है? किसके ऊपर वो बिल बनता है? ड्रॉई के ऊपर बनता है, मतलब बायर। ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है? पेई। देखिए, ड्रॉर और पेई जो है वो सेम पर्सन भी हो सकता है, लेकिन इन केस ऑफ एंडोर्समेंट और डिस्काउंटिंग फ्रॉम बैंक और बिल सेंट फॉर कलेक्शन के केस में आपका जो पेई है वो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो पेई कौन होगा? पेई का मतलब होगा अ पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव मनी। अब वो ड्रॉर भी हो सकता है और अदर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादातर ड्रॉर और पेई जो है वो सेम पर्सन होते हैं, लेकिन अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने गुड सेल किए बी को उधार 10,000 रुपए के। ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, बी ने साइन कर दिया उस पे, और जो आपका ए है, ए कौन है? सेलर। ठीक है, अगर उसने, ए ने जो बिल है वो अपने पास रखा, तो उस केस में क्या होगा? पेमेंट किसको मिलेगी? बी किसको पेमेंट करेगा? ए को ही करेगा। तो ए आपका क्या है? ड्रॉर तो है ही, क्योंकि उसने बिल बनाया, प्लस वो पे भी बन गया। तो मैनी केसेस में अगर आपने उस केस को या उस बिल को अगर आपने आगे नहीं पहुंचाया है, अपने पास ही रखा है, होल्ड किया है, तो उस केस में ड्रॉर और पे ही सेम पर्सन होते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर हम लोग किस तरह से, ये आपका एड्रेस हो गया, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस लिखी रहती है, पीरियड लिखा रहता है, ये आपका स्टैम्प का कॉलम है। इसका मतलब स्टैम्प इसमें मैंडेटरी है। और स्टैम्प कौन से टाइप की होती है? रेवेन्यू नेचर की, जो रेवेन्यू स्टैम्प होती है वो लगती है यहाँ पे। अमाउंट मेंशन होता है। देखिए, इसमें इस केस में जो ड्रॉर है वो कौन है? मिस्टर सुरेश है, और ड्रॉई कौन है? मिस्टर मेहता है। पेमेंट किसको करनी है? मिस्टर मेहता को पेमेंट करनी है। अब देखिए मिस्टर मेहता कहाँ पर है? ये रहे, ये इन्होंने यहाँ पे सिग्नेचर दोनों के होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एक्सेप्टेड बाय मेहता और उनके सिग्नेचर। ठीक है, और ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा रहता है, 2 months आफ्टर डेट पे मी और माई ऑर्डर का मतलब समझ रहे हैं ना, एंडोर्समेंट वगैरह के केस में, और सम ऑफ इतना फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये इसमें इसके अंदर कंटेंट होता है। इसमें अमाउंट लिखी रहती है, स्टैम्प होता है, सिग्नेचर होते हैं ड्रॉअर के भी, और एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई होता है। मैम इस पे अकाउंट नंबर नहीं होता कहीं? अकाउंट नंबर का इसमें, क्योंकि मैम देखिए, अगर अकाउंट नंबर का होगा फिर तो वो चेक, मतलब फिर तो ये पर्पस आप चेक से भी सॉल्व कर सकते हैं ना,
इसमें नहीं। क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आता वो है जो पर्सन है बाद में पेमेंट बैंक से ही करे, वो कैश में भी कर सकता है। ठीक है मैम, देखिए नेक्स्ट कलेक्शन के लिए हमारा है जाता है जी, बताइए। कलेक्शन के लिए जब जाएगा, ये जाता है ना कलेक्शन हाँ के जी, लिए, हाँ जी पेमेंट कैसे होती है? मैम, जो बैंक है, बैंक इस पर्सन से डिमांड करता है कि ये मेरे पास पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, ये डॉक्यूमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जो कि आपके ऊपर ड्यू है, तो इसकी पेमेंट आपको करनी है। तो वो फिर उस पर्सन के ऊपर है कि वो मतलब बैंक को किस तरह से पेमेंट करता है। आके वो डिपॉजिट करता है कि वो अकाउंट से ट्रांसफर करता है, या बैंक को बोलता है, क्या पता उसका भी अकाउंट हो उसी बैंक में। ठीक है मैम, देखिए प्रैक्टिकली तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी जो मैम बता रहे थे स्टैम्प के बारे में, उनको पता होगा। मैम वो बिल डिस्काउंट करने अगर आ जाए पर्सन, जी, तो क्या करते हैं हम लोग, अपने अकाउंट से, बैंक के अकाउंट से डेबिट करके दे देते हैं उसको, ठीक है। फिर जब अच्छा। ड्यू होगा तब उसके अकाउंट से मंगवाएंगे हमारे अकाउंट में, बैंक के अकाउंट में। तो हाँ, वहां पे, यहाँ पे अकाउंट नंबर कहीं पे नहीं लिखा जाता बिल ऑफ एक्सचेंज। हाँ जी, तो ये तो डिस्काउंट वाला केस हो गया मैम। अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाला होगा, उस केस में क्या होता है? कलेक्शन में भी सेम ही यही होगा ना, वो तो लास्ट में Same- मंगवाएगा, जब ड्यू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जी, तब मंगवाएगा वो बी से। हाँ जी, तो हाँ बी से जी। पैसा आएगा, वो हमारे अकाउंट, हमारे जीएल वाले अकाउंट में आएगा। अच्छा, तो तो इसमें यहाँ इसीलिए पे अकाउंट नंबर की जरूरत सुरेश का, नहीं हाँ, होती। सुरेश का अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती है। और सीधा ही अगर वो मंगाए पैसा जी, मेहता से, सुरेश मतलब सॉरी, मेहता से, हाँ, सुरेश मंगवाए, तो वो तो जी, सीधा अकाउंट में वही करेगा, उसमें अकाउंट नंबर कहीं मेंशन। मिस्टर मेहता करेंगे। हाँ, वो तो मेहता पैसा हाँ, डालेगा मिस्टर ना मेहता सुरेश के अकाउंट में, सुरेश या के अकाउंट कैश में पैसा डाल में। देंगे। हाँ जी, ठीक है मैम, तो इसमें बैंक को अकाउंट नंबर की कोई ऐसी नीड नहीं होती। वो बात अलग है कि वो एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, या बैंक उनके अकाउंट से डिडक्ट करे उनकी परमिशन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके अंदर अकाउंट नंबर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है मैम, क्योंकि अगर वही चीजें होंगी, फिर वो पर्पस तो चेक से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि चेक भी आपका वैसे मतलब भी अगर जी सर, अगर वैसे भी बैंकिंग को छोड़ दें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक दूसरे को तो वैसे भी दे सकते हैं, हाँ तो हम जी, बैंक के थ्रू समझ रहे हैं। जी, जरूरी नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में ही आए, वो तो हाँ डिस्काउंट जी, करने के लिए आता है। क्योंकि देखिए मैम, अगर ड्रॉर ने उस बिल को होल्ड किया है, उस केस में बैंक का कोई रोल नहीं है। दूसरा, अगर उसने एंडोर्स किया है, उस केस में बैंक का कोई रोल नहीं है। बैंक का रोल सिर्फ आता है जब हम उसको डिस्काउंट कराते हैं, या फिर उसको सेंड फॉर कलेक्शन के लिए करते हैं। तो इन दोनों पर्पस में तो फिर जरूरत ही नहीं है, और अगर मतलब इनमें जरूरत पड़ेगी तो फिर वो आपस में एडजस्ट हो जाता है। मैंडेटरी नहीं है, ये हाँ तीन जी, चार चीजें है ना, वो मैंडेटरी है। हाँ वो जी, मैंडेटरी, मैंडेटरी है स्टैम्प, एक्सेप्टेंस अमाउंट, और अमाउंट। फिर ड्यू कब होगा वो डेट आ जाएगी, जी, और वो एक्सेप्ट वाला वो सब आ जाएगा। जी, ठीक है मैम, चलिए देखिए, अब हम देखते हैं प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट भी एक आपका, यहाँ से देख लेते हैं पॉइंट्स जो है, और याद रखिएगा सेक्शन 4 है, तो इसका मतलब पहले जो सेक्शन है वो प्रॉमिसरी नोट का है, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है। प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 है। ये भी आपका क्या होता है, राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल होता है, साइंड बाय द मेकर होता है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द, वही वाली बात हो गई कि या तो खुद की पेमेंट के लिए, या फिर जिसको उसने एंडोर्स किया है उसमें। इसमें जो पार्टीज होती हैं वो सिर्फ दो ही होती हैं, मेकर अ पर्सन हु मेक्स अ नोट एंड प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, और पेई अ पर्सन हु इज टू रिसीव मनी। देखिए इस केस में क्या होता है, इस केस में कोई सेल एंड परचेज नहीं होती। प्रॉमिस नोट इज रिटर्न मेड बाय द डेटर, ठीक है, वो सिर्फ बाद में प्रॉमिस करते हैं कि मतलब जो भी उनकी ट्रांजेक्शन है वो हो चुकी है, उसके बाद वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। सपोज देखिए, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपने सेल ऑन क्रेडिट किया, ठीक है, हो गई बात कि आपने बेच दिया, फिर आपने उसको, उस पर्सन को क्या किया, अपना डेटर बना लिया। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, आपको लगा कि आपके जो डेटर्स हैं उसमें पेमेंट का डिफॉल्ट हो रहा है, मतलब
आपका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें आपने देखा कि हमारे ना डेटर्स का डिफॉल्ट बहुत हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने अपने डेटर को बोला कि आप हमें इस पेमेंट का अश्योरेंस दे दीजिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के या फिर प्रॉमिसरी नोट बना के। तो अगर वो डायरेक्ट बनाएगा तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा, लेकिन अगर वो बाद में वो डिसीजन लेता है या फिर कोई और कंडीशन है, उस केस में प्रॉमिसरी नोट होता है। देखिए प्रॉमिसरी नोट का मतलब प्रॉमिस करना सिर्फ, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रेडिंग हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। इसमें कोई एग्जांपल होगा? ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जो कंडीशन है वो ये होती है, टू मेक अ पेमेंट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, दोनों ही केस हो सकते हैं। यहाँ पर आपका डेटर और क्रेडिटर वाला होता है, और यहाँ पर आपका कौन सा होता है, बायर और सेलर वाला होता है। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज प्रॉमिसरी नोट से आप एक तरह से लोन ले रहे हैं किसी से, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वही होगा जहां पे कोई ट्रेड हो रहा होगा। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं? जो आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो आपका क्या होता है, कौन से केस में होता है, बायर और सेलर के केस में होता है, और ये आपका डेटर और क्रेडिटर के केस में होता है, और जरूरी नहीं कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन हुई हो। मैडम डेटर और क्रेडिटर के केस में भी तो कुछ हमने सामान बेचा होगा तभी तो जी सर, हमारा बेचा होगा, लेकिन पहले आपने उसको अपना डेटर बना लिया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हुआ, आपने बनाया ही नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपने डायरेक्ट ही उस पर्सन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लिया, उसको अपनी बुक्स में एज अ डेटर लिखा ही नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है मैडम। हाँ जी, मैं इसको क्लियर करती हूँ सर। यहाँ से देखिए इनके डिफरेंस से पता चलेगा। देखिए मैम जब ट्रेड नहीं होता है और इस तरीके का बिल ड्रॉ किया जाता है तो उसको तो हाँ जी, अकोमोडेशन बिल कहा जाता है ना। एकोमोडेशन बिल भी अभी हम करेंगे। देखिए जो आपका इन दोनों में क्या है, दोनों ही अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, लेकिन याद रखिए ये ऑर्डर है और ये प्रॉमिस है। यहाँ पर ये कौन बनाता है, क्रेडिटर बनाता है, मतलब कौन बनाएगा, सेलर बनाएगा। इस केस में इसको कौन बनाता है, डेटर बनाता है, मतलब जो बायर है वो खुद ही कह रहा है कि सर मैं आपके पैसे दे दूंगा। समझ रहे हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिस्टर ए बनाएंगे और वो ऑर्डर करेंगे मिस्टर बी को, ठीक है, कि आपको इतने समय बाद मेरा पैसा देना है। और जो आपका प्रॉमिसरी नोट है वहां पर जो मिस्टर बी है वो खुद कहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे दैट सम ऑफ अमाउंट, उस डेट को मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर एक्सेप्टेंस जरूरी होती है बायर की, लेकिन यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि खुद बायर ही तो बना रहा है, खुद ही बनाता है जी। यहाँ पर 3 पार्टीज होती है, यहाँ पर आपकी 2 पार्टीज होती है। इसमें तो डिसऑनर तीन की केस पार्टी में क्या जरा होता एक बार, जो 3 पार्टी है ना वो एक बार थोड़ा कंफ्यूज होता है ना, जी ड्रॉयर सर, जी सर, मैं अभी बी। बता दूं जी। देखिए डिसऑनर के केस में क्या होता है, डिसऑनर ऑफ बिल में यहाँ पर आपका क्या करते हैं, नोटरी पब्लिक नोट करता है इसमें। यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक तरह से उन्होंने क्या किया, अपने बीच में एग्रीमेंट किया, और अगर बी ने पैसे नहीं दिए तो ए कहाँ चला जाएगा, ए चला जाएगा कोर्ट, नोटरी के पास चला जाएगा, सबसे पहले तो डिसऑनर लिखवाएगा उसमें। लेकिन प्रॉमिसरी नोट में क्या है, क्योंकि वो खुद पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे, तो उस केस में कोई एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। इसीलिए वहां पर फिर अगर वो डिसऑनर होगा तो वहां पे नोटिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं नीचे। फॉर अ पर्सन, अच्छा ये तो बिल रिसीवेबल, जिसको बिल मिलेगा उसके लिए बिल रिसीवेबल हो जाएगा, और जिसको पे करना है उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। मतलब मिस्टर बी के लिए बीपी हो जाएगा और मिस्टर ए के लिए बीआर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे चेक आ गया। देखिए चेक जो है आपका सेक्शन 6 में 4, 5, 6, 4 में आपका प्रॉमिसरी नोट है, 5 में आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 6 में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अभी वो जो पार्टीज का कंफ्यूजन है अभी मैं बताऊंगी आगे। अभी चेक के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। अ चेक मस्ट हैव टू फुलफिल ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो कंडीशंस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती हैं
लगभग वही आपकी जो कंडीशन है वो चेक में भी होती है। जो चेक है आपका पेबल टू बियरर और टू ऑर्डर, बट इन ईदर केस इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। जो आपका चेक होता है उसमें कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती है कि इस डेट को, या ड्यू डेट नहीं होती उसमें। मतलब वैसे एक ड्यूरेशन होता है 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का, आई थिंक इतना ही होता है कि उसमें वो हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाता है चेक। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, एक एग्जैक्ट डेट होती है। तो यहाँ पर ये आपका जो है पेबल ऑन डिमांड होता है कि जब वो पर्सन चेक को प्रेजेंट कर देगा तब उसकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा भी है नेक्स्ट में, बैंकर नेम पेज इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। सिग्नेचर जो है वो टैली होने चाहिए ड्रॉअर के, जो उसने अपने बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड्स में मेंशन किए हैं। चेक जो है, चेक के ऊपर डेट होनी चाहिए कि किस डेट को वो बना है, ड्रॉ हुआ है। और आपका चेक ड्रॉन विद फ्यूचर डेट भी, ये भी वैलिड है। लेकिन इसमें भी क्या होता है, आफ्टर बट द सेम इज पेबल ऑन और आफ्टर सच स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, लेकिन वो पेबल कब होगा, उस डेट पे या फिर उस डेट के बाद। इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी पर्सन के ऊपर ड्रॉ होता है, चेक बैंक के ऊपर ड्रॉ होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, चेक में एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। जो एक्सेप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसको 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो पेबल ऑन डिमांड होता है। इस पे स्टैम्प की जरूरत है, इसमें स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर डिसऑनर के केस में उसका नोटिस देना जरूरी है, यहाँ पर जरूरी नहीं है। ठीक है, अब टर्म और ड्यू डेट देख लेते हैं। एवरी प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल ऑन डिमांड। देखिए, अगर वहां पर क्लियरली मेंशन है कि जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, ये पेबल ऑन डिमांड है, तो फिर तो पेबल ऑन डिमांड ही होगा जैसे चेक होता है। लेकिन अगर वो एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट ऑफ मैच्योर ऑन डेट्स है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें डेट्स देखनी पड़ती है और हमें क्या निकालना पड़ता है, ड्यू डेट निकालनी पड़ती है। देखिए, दिस पीरियड ऑफ बिल इज, और इस पीरियड को बोलते हैं टर्म और टेन्योर। द डेट ऑन विच द बिल इज पेबल इज कॉल्ड द ड्यू डेट। जिस डेट पे उस बिल की पेमेंट होगी उसको ड्यू डेट बोलते हैं। इसके अंदर 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड होता है, जो भी आपका एक्चुअल डेट आएगी उसमें प्लस 3 डेज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 मार्च को एक बिल बना था 1 महीने के लिए, तो जो ड्यू डेट है 1 अप्रैल हो गई, 1 महीने बाद, प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड लगा के 4 अप्रैल आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट हो जाएगी। सॉरी, ड्यू डेट तो आपकी 1 अप्रैल है, ये आपकी पेमेंट डेट हो जाएगी। और अगर आपकी जो ड्यू डेट है वो पब्लिक हॉलीडे पे होती है, सपोज 26 जनवरी पे, तो आपका क्या होगा, जस्ट एक प्रीवियस डे जो होगा वो आपका वर्किंग डे हो जाएगा। मतलब अगर सपोज कोई जो आपका बिल है वो 26 जनवरी को पेबल है, उस दिन उसकी ड्यू डेट बैठ रही है, तो आप क्या करेंगे, उससे एक दिन पहले पेमेंट हो जाएगी, मतलब 25 जनवरी को हो जाएगी। याद रखिएगा, पब्लिक हॉलीडे के केस में एक दिन पहले हो जाएगी, और जो आपके नॉर्मल हॉलीडेज होते हैं उनमें एक दिन बाद हो जाएगी। कुछ आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। होल्डर का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन के पास वो बिल है, who is legally entitled to receive money on due date. होल्डर इन ड्यू कोर्स, देखिए होल्डर इन ड्यू केस में क्या होता है, जब आपका मतलब जब ये आपका एंडोर्समेंट वाला केस है, अगर सपोज एंडोर्समेंट आपने एंडोर्स किया है बिल, तो उस केस में क्या होगा, होल्डर इन ड्यू के ड्यू कोर्स कौन हो जाएगा, एंडोर्सी हो जाएगा। सपोज मिस्टर सी है, तो मिस्टर सी जो है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गए, और आपका लीगली एंटाइटल्ड कौन है, वो पर्सन, मतलब मिस्टर ए। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन हो गया, एंडोर्सी हो गया। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इसमें क्या होता है, जो बैंक है वो कस्टमर के बिहाफ पे इस बिल की अमाउंट को कलेक्ट करता है। ऑनरिंग ऑफ बिल, जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तो उसको ऑनरिंग ऑफ बिल बोलते हैं। डिसऑनरिंग बिल, जब पेमेंट नहीं हो पाएगी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब हम बिफोर मैच्योरिटी और बिफोर ड्यू डेट बैंक से बिल को डिस्काउंट करा के पैसा ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ऑफ बिल,
जब हम बिल को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देंगे। रिटायरमेंट ऑफ बिल, अब देखिए इन दोनों चीजों में डिफरेंस। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब व्हेन ड्रॉई पेज बिफोर द ड्यू डेट। उसने क्या किया, उसके पास कहीं से पैसे आ गए, सपोज मार्च में इस बिल की पेमेंट थी, 20th मार्च ले लीजिए, 20th मार्च को ये बिल पे होना था, लेकिन उसके पास पैसे आ गए तो उसने 1 मार्च को ही पेमेंट कर दी। तो इसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल, कि बिल को समय से पहले ही पे कर देना इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ बिल। और रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है? रिन्यूएबल ऑफ बिल उस केस में आता है कि सपोज उस मिस्टर बी को पहले ही पता चल गया कि मैं 20 मार्च तक मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, तो बी क्या करेगा, ए को फोन करेगा, कहेगा सर मैं अभी पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं, तो आप क्या कीजिए, इस बिल को डिसऑनर होने से पहले कैंसिल कर दीजिए और मैं आपको नया बिल बना देता हूँ। सपोज 2 महीने के लिए मैं नया बिल बना देता हूँ, फिर 2 महीने बाद मैं पेमेंट कर दूंगा और इस चीज के लिए मैं आपको ब्याज भी दूंगा इन 2 महीने का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल ऑफ बिल। रिटायरमेंट का मतलब समय से पहले दे देना। रिन्यू का मतलब जब पेमेंट करने की कंडीशन में नहीं होता ड्रॉई, तो उस केस में क्या होता है, पुराना बिल कैंसिल होके नया बिल बनवा लेते हैं और थोड़ा सा पीरियड को एक्सटेंड कर देते हैं। उस केस में ड्रॉर को बेनिफिट ये मिलता है कि उसको इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो ये टर्म्स क्लियर होनी जरूरी है। अभी इसका जब जी बताइए मैम, जो ड्यू डेट वाला और एक बार बता दीजिए, जो पब्लिक नॉर्मल हॉलीडे। जी, पब्लिक हॉलीडे में मैम प्रीवियस डे में हो जाएगी पेमेंट। सपोज 26 जनवरी को अगर आपका डेट पड़ रही है वाली, तो आपका एक दिन पहले हो जाएगा, मतलब 25 जनवरी को आपको उस बिल की पेमेंट करनी पड़ेगी बी को। लेकिन मैम जो 3 डेज वाला एक्स्ट्रा था, हाँ जी, वो भी सपोज 3 डेज वाला लगा के ही 26 जनवरी डेट बैठ रही है। अच्छा, तो फिर उसके बाद 26 जनवरी को पेमेंट ना होके 25 को हो जाएगी। मैडम सपोज 27 आल्सो हॉलीडे। जी सर। मैडम सपोज 27 आल्सो हॉलीडे ना, व्हिच डेट इट विल बी पेबल? अगर 27 को भी हॉलीडे होगा तो 28 को होगा। देखिए, अगर आपकी जो डेट है वो 26 को पड़ रही है तो पेमेंट 25 को हो जाएगी। लेकिन अगर मैम ये पहले आ गया कि नॉर्मल हॉलीडे पहले आ गया, जैसे 25 को अगर नॉर्मल हॉलीडे है और 26 को फिर पब्लिक हॉलीडे है, तो फिर कैसे करेंगे? देखिए तो उस केस में तो 27 को होगी मैम पेमेंट। मतलब जो पहले आएगा वो पहली वाली रूल फॉलो होगी। हाँ जी, क्योंकि फिर अगर 25 को नॉर्मल हॉलीडे है तो उस दिन फिर पेमेंट नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है। अब नेक्स्ट डे क्योंकि पब्लिक हॉलीडे, तो फिर उससे नेक्स्ट डे पेमेंट होगी उसकी। ओके मैम, थैंक यू। अभी इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले एक बार टर्म्स को समझ लेते हैं। देखिए, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, ये आपको पता है कि जब एक पार्टी को पैसे की जरूरत होती है तो वो एक दूसरे की मदद के लिए क्या करते हैं, बिना किसी कंसिडरेशन के म्यूचुअल हेल्प कर देते हैं और एक बिल क्रिएट कर देते हैं एक दूसरे पे, और उसको बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, और फिर उस पैसे को यूज करके जब उसका टाइम आता है तो उस पैसे को, अगर सपोज उन्होंने आपस में शेयर किया है तो फिर शेयरिंग करके इकट्ठा करके बैंक को पेमेंट कर देते हैं, और अगर सिर्फ एक ही ने यूज किया तो फिर वही पे कर देगा फुल अमाउंट। ठीक है। नोटरी पब्लिक क्या होती है? नोटरी पब्लिक ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होता है, जो क्या करता है, ये जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के जो भी उससे रिलेटेड जो भी डिसऑनर के केसेस होते हैं या जो भी इनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सबको ये मैनेज करता है। नोटिंग क्या होता है? जब आपका डिसऑनर ऑफ बिल हो जाता है तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, देखिए होल्डर भी हो सकता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स। सपोज अगर मिस्टर ए के पास है बिल तो होल्डर जाएगा नोटरी के पास, लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, सपोज जेड को आपने एंडोर्स कर दिया था, तो फिर वो पर्सन प्रेजेंट करेगा बिल को कहाँ पे, नोटरी पब्लिक के पास। और नोटरी पब्लिक क्या करेगा, देखिए नोटिंग का मतलब लिखना, तो वो जो नोटरी है वो बिल के ऊपर डिसऑनर लिखने के लिए पैसे लेगा, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस, ये नीचे जो है। और नोटिंग का मतलब क्या होता है कि उसपे नोट करवाना, प्रेजेंट द बिल टू द नोटरी पब्लिक टू मेक
नेसेसरी एंट्रीज ऑन द बिल और अ सेपरेट पेपर अटैच टू द बिल, कि नोटरी क्या करेगा, नोटरी उस बिल के ऊपर एंट्री कर देगा डिसऑनर की, या फिर एक सेपरेट पेपर उसके साथ अटैच कर देगा। इसको बोलते हैं नोटिंग, कि जब नोटरी पब्लिक आपके जो बिल डिसऑनर हो चुका है उसके ऊपर नोटिंग करेगा या फिर एंट्री करेगा, उसको बोलते हैं नोटिंग। अब प्रोटेस्ट क्या होता है, कि जब आपका प्रॉमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ बिल, तो उस केस में क्या होता है, विद इन अ रीजनेबल पीरियड कॉज सच टू बी नोटेड, वही मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, एक सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। जो नोटरी है वो एक सेपरेट सर्टिफिकेट इशू करके देता है, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं प्रोटेस्ट। नोटिंग चार्जेस मैंने आपको बताया कि नोटरी पब्लिक अपनी फीस लेगा ये एंट्री करने की, तो उसको नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। रिबेट मैंने आपको रिटायरमेंट वाला भी बताया था, तो रिटायरमेंट के केस में जब बिल की पेमेंट मिस्टर बी ने बिफोर ड्यू डेट कर दी, तो इस केस में मिस्टर बी को कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इनको जो बेनिफिट मिलता है उसको बोलते हैं रिबेट, इनको थोड़ा छूट मिल जाती है। सपोज अगर 10,000 रुपए की पेमेंट करनी थी तो वो 9800 की पेमेंट कर देंगे, 200 रुपए का उनको रिबेट मिल जाएगा। इसका परसेंटेज गिवन होता है क्वेश्चन में, मतलब ऐसे अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करना, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी कितना रिबेट है, ठीक है। तो रिबेट इज रिलेटेड विद रिटायरमेंट ऑफ बिल, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो उसको कुछ अलाउंस मिलता है ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने का, उसको रिबेट बोलते हैं। अब आ जाती हैं आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज। इसमें आपके टोटल 4 ही केस होते हैं। पहला केस, जब बिल होल्डर ने अपने पास ही रखा, मिस्टर ए के पास ही रहा। दूसरा, उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरा, सेंट फॉर कलेक्शन, और या फिर एंडोर्स। देखिए सबसे पहले ए की बुक्स में ये वाली एंट्रीज मैंने आप लोगों को कराई हुई है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मिस्टर ए जो है, देखिए अगर आपको सेल के बारे में, सेल परचेज के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप डायरेक्ट कहां से स्टार्ट कर देंगे एंट्रीज, बिल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको बिल रिसीव हुआ, मिस्टर ए के लिए जो बिल है वो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके लिए BR है, तो इनके पास BR आया, किससे आया, मिस्टर बी से आया, तो एंट्री हो गई बिल रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू बी। उसके बाद अब अगर मिस्टर ए इस बिल को डिस्काउंट करा लेते हैं बैंक से, तो उस केस में क्या होगा, बैंक भी तो कुछ चार्जेस लेगा, आप समय से पहले पैसे ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं डिस्काउंट चार्जेस। इसके लिए भी अगर क्वेश्चन में होगा तो आपको अमाउंट दी होती है, या तो आपको ये वाली अमाउंट दे देंगे कि डिस्काउंट करके इतना पैसा रिसीव हुआ, तो वहां से आप ये अमाउंट निकाल लेंगे, परसेंटेज भी दे सकते हैं, कैसे भी करके आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो आपका जो 10,000 का बिल था, बैंक ने उसके 9800 रुपीज दिए, 200 रुपए काट के, ठीक है। अब अगर आपने इसको सेंट फॉर कलेक्शन भेज दिया, तो आप क्या एंट्री करेंगे, बैंक फॉर बिल कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, आपके पास से बिल चले गया और आपने किस चीज को अभी थोड़े टाइम के लिए एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया, बैंक फॉर बिल कलेक्शन, ये एंट्री की। और जब इसकी पेमेंट रिसीव हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, कैश बैंक जो भी आप, सॉरी बैंक ही आएगा, बैंक डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन हो जाएगा। और अगर डिसऑनर हो गया तो फिर इसी वाली एंट्री की रिवर्स हो जाएगी। देखिए एंडोर्स के केस में आपने किसी अदर पर्सन को दे दिया, तो आपके पास से बिल गया और कौन आया, सी, ठीक है। तो सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इन एंट्रीज में किसी को प्रॉब्लम है, कोई ऐसे डाउट हो? चलिए अब देखते हैं ड्रॉय की बुक्स में क्या एंट्रीज होंगी। एक चीज याद रखिएगा, ए उस बिल के साथ जो भी करेगा, बी को उससे कोई मतलब नहीं है, बी को तब तक मतलब नहीं है जब तक उसको पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और पेमेंट के केस में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पेमेंट चाहे किसी को भी करनी हो, उसके पास क्या एंट्री होगी, BP टू कैश,
ठीक है, तो बी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उस बिल का उसने ए ने किसी को भी दिया हो, सेंट फॉर कलेक्शन किया हो, या फिर उसने डिस्काउंट कराया हो, या फिर उसने एंडोर्स किया हो, कुछ भी किया हो। ठीक है, तो जब आपका जो ड्राइंग है वो बिल देगा मिस्टर ए को, तो एंट्री क्या होगी, ए डेबिट टू बिल्स पेबल 10,000 से। और मैंने आपको बताया इन केसेस की बी के पास कोई एंट्रीज नहीं होंगी, ना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की, ना कलेक्शन की, ना एंडोर्समेंट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है वो वाला केस जब आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अभी सिर्फ जो पहला केस है उसमें ये बताया है कि अगर आप उन बिल का जो भी ट्रीटमेंट होगा तो एंट्रीज कहाँ होंगी, याद रखिएगा मिस्टर ए के पास होंगी सिर्फ। ठीक है, अब देखिए, अगर सपोज इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है उसमें क्या हुआ, ए एंड बी इफ ऑन ड्यू डेट बिल इज मेट बाय द ड्रॉइंग, जब ड्यू डेट आई तो ए को मतलब बी ने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो अगर पहले वाला केस होगा जब जो आपका बिल था वो ए के पास ही था, तो कैश किसको रिसीव होगा, ए को ही रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। लेकिन अगर ये जो बिल है उसको आपने डिस्काउंट कराया होगा, डिस्काउंट अगर कराया होगा तो उस केस में क्या होगा, इसके पास तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके पास से बिल भी जा चुका है, कैश इसके पास आना नहीं है, तो ये पैसा कहाँ पे रिसीव होगा, बैंक को रिसीव होगा, तो ए के पास इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर सेंट फॉर कलेक्शन होगा फिर तो इसी के पास आएगा पैसा, क्योंकि इसने ड्यू डेट पे बिल्स को कलेक्शन के लिए भेजा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। किसी को डाउट है इस वाली एंट्री में? डिस्काउंट कराने में ए के पास कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये ऑलरेडी उसका पैसा ले चुका है, लेकिन बिल सेंट फॉर कलेक्शन में ए ने अभी तक होल्ड ही किया था। एक्चुअली जो ए और सी हैं केस वो एक ही है, दोनों ही केस में जो बिल है वो ए के पास ही है, बस फर्क कितना है, यहाँ पर ए के पास पेमेंट वैसे ही आ गई, दूसरे केस में बैंक ए ने अपना ये काम बैंक को दे दिया कि आप ये बिल को कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देना या फिर मेरे को कैश दे देना, जैसे भी कंडीशन होगी। तो मैम उस कंडीशन में अपन बिल रिसीवर को डेबिट नहीं मारेंगे? मैम वो किया था ना, वो हमने किया था जब हमने इसको सेंट फॉर कलेक्शन किया था, ऊपर वाली एंट्री में इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखिए। अच्छा, ये ना यहाँ पे की थी वो एंट्री कि जब आप बिल सेंट फॉर कलेक्शन करेंगे तो एंट्री करेंगे बैंक फॉर बिल कलेक्शन टू बी आर, है ना, और फिर जब इसका पैसा रिसीव होगा तो हम लिखेंगे कैश बैंक डेबिट टू, ये जो हमने अकाउंट क्रिएट किया था ना इसको क्रेडिट करके खत्म कर देंगे, बैंक फॉर बिल कलेक्शन। ठीक मैम, ठीक है, ओके मैम। अच्छा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो ज्यादातर एमसीक्यूज है ना, या ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो एंट्री बेस्ड है। ये वाली मतलब कि अगर सपोज ये कंडीशन होगी तो ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, या कौन डेबिट होगा या कौन क्रेडिट होगा, तो उसके लिए आप लोगों को ये एंट्रीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए एंट्रीज में जो भी डाउट है साथ के साथ पूछते रहिए प्लीज। अच्छा, एंडोर्स के केस में इसके पास कोई एंट्री होगी? एंडोर्स के केस में ए की बुक्स में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी, है ना, क्योंकि देखिए ना तो इसको कैश मिलना है और बिल इसके पास से जा चुका है, तो ए के पास पेमेंट के केस में सिर्फ 2 ही कंडीशन में एंट्री होगी, एक जब बिल इसी के पास है, इसने होल्ड किया बिल को, या फिर बिल को कलेक्शन के लिए भेजा है। बताइए, क्लियर है ये बात? जब एंडोर्स करेगा तब एंट्री तो खड़ी करेगा ना? हाँ जी, तब तो करेगा मैम। ये हमने पहले करी थी, देखिए वो ऊपर वाला मैडम मैं देख नहीं पाई, इसलिए हाँ जी, कंफ्यूज मैं बता रही हूँ। देखिए, जब हम एंडोर्स करेंगे उस केस में तो एंट्री होगी, ए उस बिल का फर्स्ट टाइम में जो भी करेगा उसकी एंट्री ए के पास होगी फॉर श्योर। लेकिन पेमेंट के केस में ए के पास जो एंट्री होगी वो सिर्फ 2 ही कंडीशन में होगी, या तो उसने होल्ड किया हो या फिर उसने कलेक्शन किया हो, मतलब बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया हो। ठीक है, और मैंने बताया था
मिस्टर बी जो है वो लेस बॉदर्ड पर्सन है, उनको कोई मतलब नहीं है बिल के साथ क्या हो रहा है, मुझे तो सिर्फ पैसे देने से मतलब है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे, दैट्स इट। इसीलिए ज्यादातर ड्रॉई की एंट्रीज पूछी नहीं जाती क्योंकि उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। मोस्टली जो एंट्रीज पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं आपकी ड्रॉर की। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए डिसऑनर वाले केस पे चलिए देखते हैं डिसऑनर के केस में क्या होगा। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, होल्डर क्या करता है, इस फैक्ट को सबसे पहले तो नोट कराता है। कहां पे नोट कराता है? नोटरी पब्लिक के पास। और ये कौन पर्सन कराएगा? होल्डर कराएगा या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। समझ गए ना आप होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब? इन दोनों में से जिसके पास भी उस समय डिसऑनर के टाइम पे जिसके पास भी वो बिल होगा वो ही जाके नोटरी पब्लिक से नोट कराएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ये क्यों कराते हैं हम नोटिंग? इसलिए कराते हैं क्योंकि ये आपका एविडेंस हो जाता है एक। ठीक है, उसमें उसका रीजन वगैरह अगर कोई रीजन है तो उसमें रीजन डाल देंगे कि इस वजह से डिसऑनर हुआ। मैम नोटरी चार्ज कौन पे करता है, ड्रॉअर या ड्रॉई? देखिए मैम, नोट पहली बात तो जो नोटिंग चार्जेस हैं हम इस पूरे क्वेश्चन में या बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हुए 100 एज्यूम करेंगे, बाकी अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो ले लेंगे। अब देखिए ये पे कौन करता है? अल्टीमेटली तो इसको पे करेंगे मिस्टर बी। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखिए, अल्टीमेटली इसकी जो पेमेंट करनी है वो बी को करनी है क्योंकि गलती बी की है। आप लेकिन अगर सपोज बिल जो है वो एंडोर्सी के पास था, मिस्टर सी के पास था बिल, अब मिस्टर सी ने क्या किया? डिसऑनर हुआ, बी ने पैसे नहीं दिए, मिस्टर सी ने कहा अच्छा ये तो डिसऑनर हो गया, चलो नोटरी के पास। तो मिस्टर सी ने नोटिंग वहां पे कराई और उसके लिए उन्होंने पे किए 100 रुपीज। अब उस समय तो उसे ही देने पड़ेंगे, जब नोटिंग के टाइम पे तो मिस्टर सी ही देंगे ये पैसे। लेकिन फिर मिस्टर सी क्या करेंगे? मिस्टर सी बोलेंगे मिस्टर ए को कि भाई साहब आपने जो हमें बिल दिया था वो तो डिसऑनर हो गया और 100 रुपए और मेरे खर्च होगा। तो सपोज 10,000 का बिल था, तो अब मिस्टर सी जो है वो कहेगा 10,000 तो आप मेरे ये देंगे ही, प्लस आप मेरे 100 रुपए और देंगे। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये पहुंच जाएगा किसके पास? मिस्टर ए के पास। और ए इस पैसे को किससे कलेक्ट करेगा? मिस्टर बी से। समझ आया प्रोसीजर? अल्टीमेटली मिस्टर बी पे करेगा, लेकिन अगर वो जो बिल है वो किसी और के पास होगा, बैंक के पास होगा या फिर मिस्टर सी के पास होगा, तो उस केस में पे तो मिस्टर सी या बैंक करेंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे फिर जब बिल वापस करेंगे मिस्टर ए को तो उसके साथ ही 100 रुपए भी उनको बोलेंगे कि ये भी आपको हमें देने हैं। इसको जर्नल एंट्रीज में कैसे करेंगे अभी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी आप प्रोसीजर समझ लीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब देखते हैं डिसऑनर का जो केस है वो क्या होगा। व्हेन रिटेन बिल इज डिसऑनर्ड, मतलब मिस्टर ए के पास ही था बिल और वो बिल डिसऑनर होगा, तो क्या करेगा ए वापस से बी को अपने अकाउंट में क्या कर देगा? डेटर बना के खड़ा कर देगा। तो बी अकाउंट डेबिट हो जाए। और इसके पास से क्या चला गया? बिल रिसीवेबल चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है सिवाय एक एविडेंस के। और 2 कैश, ए के पास से एक तो कैश गया नोटिंग चार्जेस वाला, तो वो कितना हो जाएगा? 100। बिल रिसीवेबल 10,000 का था, तो अब बी को उसने कितने अकाउंट से डेबिट कर लिया? 10,100 रुपए से। तो अब मिस्टर बी जो है वो 10,000 की बजाय 10,100 रुपए देंगे। ठीक है, अब इन केस ऑफ अगर उसने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था तब वो आपका जो बिल है डिसऑनर हो गया। अच्छा देखिए, जब ए ने नोटिंग चार्जेस पे किए तो उसके पास से तो कैश ही गया ना, बताइए।
ठीक है। लेकिन डिस्काउंटिंग के केस में देखिए क्या फर्क आएगा। डिस्काउंटिंग के केस में फर्क ये आएगा कि ये जो 100 रुपीज आएंगे ना, ये नोटिंग चार्जेस के नाम से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये उसने पे नहीं किए हैं। ये क्या हुआ है, ये उसके पास डेबिट हुए हैं। किस रीजन से? क्योंकि बैंक ने पे किए हैं, तो बैंक ने उसको नोटिंग चार्जेस के नाम से एक एक्सपेंस भेज दिया है। तो अब इस केस में क्या होगा, जब बैंक वाला जो बैंक गए बी के पास कि भाई हमारा ये बिल दे दीजिए, बी ने मना कर दिया, डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने नोटिंग करा ली कि डिसऑनर हो गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर्सन की होती है जिसके पास वो बिल है। तो बैंक ने उसको डिसऑनर कराया, सॉरी बैंक ने नोटिंग कराई, और फिर उसके बाद बैंक ने कहा मिस्टर ए को ये लीजिए आपका बिल 10,000 रुपए का, और प्लस ये 100 रुपए भी लीजिए, और मुझे कितने पैसे दे दीजिए, 10,100 रुपए दे दीजिए। किसी को डाउट है इसमें? इन दोनों एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। मैडम डाउट तो नहीं है। नहीं है? डिस्काउंटेड वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये वाला देखिए, पहले वाले केस में तो नोटिंग चार्जेस ए ने पे किए तो उसने अपने पास से टू कैश दिखा दिया 100 रुपए। लेकिन डिस्काउंटिंग वाले केस में बिल था बैंक के पास, तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। तो अब बैंक क्या कहेगा, देखिए अगर सपोज ये जो लायबिलिटी है ये अल्टीमेटली तो बी की है, लेकिन सेकेंडरी लायबिलिटी किसकी है, बी के बाद ए की है। ए की इसलिए क्योंकि ए ने उन बिल को आपस में मतलब फर्दर उसको डिस्काउंट करा लिया या एंडोर्स कर दिया। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बी की है, अल्टीमेट सब कुछ बी को ही पे करना है। लेकिन जो बैंक के लिए एंडोर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो ये लोग ए के पास आएंगे, ना कि बी के पास जाएंगे। नोटिंग करा के फिर ये लोग क्या करेंगे, ए के पास आएंगे, उसको कहेंगे ये लीजिए अपना बिल वापस, और ये 100 रुपए भी आपको पे करने। तो टोटल फिर जो ए है वो कितने पेमेंट करेगा, 10,100 रुपए की पेमेंट कर देगा इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो तब उस केस में नोटिंग चार्जेस के नाम से आएंगे ए की बुक्स में, अदरवाइज कैश के नाम से आएगा। अगर वो खुद पे करेगा तो कैश आएगा, अगर एंडोर्समेंट या फिर आपका डिस्काउंट वाला केस है तो नोटिंग चार्जेस के नाम से आएगा। ठीक है, कंडीशन में 2 एंट्री कर सकते थे। कौन सी वाली उसमें मैम? ये टू बिल रिसीवेबल 10,000 जो 100 रुपए है रिटेन्ड वाली में, हाँ जी ऐसे एंट्री कर सकते थे, बी अकाउंट टू बी आर 10,000 रुपए और बी अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपए। मैम लेकिन कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन में पर नोटरी चार्ज क्यों शो नहीं कर रहे, क्योंकि अगर डिसऑनर हो रहा है तो उसने नोटिंग तो कराई होगी ना इन्हें। मैम नोटिंग तो कराई होगी, लेकिन ये तो उसके पास से कैश गया है ना, उसने अपनी पॉकेट से दिया ना, तो वो कैश ही लिखेगा ना। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस, यहाँ पे जो आपके क्या बोलते हैं इसको, नरेशन में लिख सकता है नीचे कि नोटिंग चार्जेस पेड इन कैश ₹100, लेकिन यहाँ पर वो नोटिंग चार्जेस नहीं लिख सकता ना, क्योंकि ये तो फिर ड्यू हो जाएगा। अगर उसके पास उससे 100 रुपए पे किए हैं, सपोज अगर उसने रेंट पे किया है तो रेंट डेबिट टू कैश ही करेगा ना, रेंट डेबिट टू रेंट पेड नहीं करेगा। ठीक है मैम, अगर उसने, क्योंकि ए ने तो एक्चुअल में पे किया है ना वो कैश अमाउंट, तो इसलिए वो यहाँ पे नोटिंग नहीं लिखेगा। नोटिंग कब लिखेगा, जब उसको ये एज एन एक्सपेंस रिसीव होगा। ठीक है, एंडोर्स और डिस्काउंट वाले केस में। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसने बैंक का, ठीक है बैंक ने वापस कर दिया इसको दोनों चीजें, तो इसने पेमेंट कर दी। अब देखिए इन केस ऑफ, कौन सा केस है, अच्छा इसी का ही वो है। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब ए ने यहां से तो रिसीव कर लिया बैंक से, बैंक ने इसको वापस कर दिया, लो भाई अपना बिल और ये नोटिंग चार्जेस और मेरे को दे दो 10,100 रुपए। तो ए ने इसको पैसे दे दिया, बैंक का निपटाया। फिर अब ए क्या करेगा, ए करेगा बी को वापस से डेबिट टू बी आर टू नोटिंग चार्जेस। अब देखिए यहां पर वो नोटिंग चार्जेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नोटिंग चार्जेस, क्योंकि उसने कैश पे नोटिंग के लिए नहीं किया है। फर्क समझ रहे हैं आप लोग इस वाली एंट्री में और उस वाली एंट्री में? यहाँ पर टू कैश आएगा नोटिंग चार्जेस में, और यहाँ पर नोटिंग चार्जेस ही आएंगे, क्योंकि वो ड्यू कर रहा है ना।
ड्यू कर रहा है बी पे कि 10,000 रुपए आप मेरे ये देंगे प्लस 100 रुपए आप नोटिंग चार्जेस वाले देंगे। ठीक है, बिल लेकिन सेंड फॉर मैडम बैंक को तो कैश ही दिया ना उसने, बैंक ने भले वहां कैश दिया है। सर बिल्कुल, बैंक ने कैश, इसने बैंक को कैश पेमेंट कर दिया, इसने तो अपनी जो लाइबिलिटी है वो बैंक वाली खत्म कर ली। हाँ ठीक है, तो अब जब ये बी से मांगेगा, बी को क्या कहेगा, 10,000 रुपए ये दो, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के दो। आप सोचिए ना, अगर इसने यहाँ पे टू कैश कर दिया तो एंट्री तो गलत नहीं हो जाएगी? एंट्री फिर ये हो जाएगी कि जी बी डेबिट, बी आर 10,000 रुपए का, और कैश चला गया बी के, ए के पास से 100 रुपए। कहाँ गया उसके पास से कैश? यहाँ पर गया, वो तो ड्यू थे, या आप कह लीजिए लाइबिलिटी थी ए की। बैंक थोड़ी ना छोड़ेगा अपने पैसा, वो तो लेके रहेगा। लेकिन अब जब ए को बी के ऊपर ड्यू करना है, फिर तो वो नाम से ही ड्यू करेगा ना। उसको क्या कहेगा, 10,000 रुपए बिल के दो और 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के दो। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है। वो अपने पॉकेट से देगा तो टू कैश करेगा एंट्री। और देखिए, अगर आप देख रहे कि अल्टीमेटली क्या हुआ, तो आप लोगों की बात सही है, इसके पास से तो गया है 100 रुपए कैश, लेकिन वो 100 रुपए जो कैश गया है वो बैंक को गया है, उसकी लाइबिलिटी के चक्कर में। वो एक्चुअल में उसने नोटिंग चार्जेस नहीं पे किए। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे नोटिंग चार्जेस आएगा, कैश नहीं आएगा। ठीक है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में देखिए क्या होगा, बीआर वापस, नोटिंग चार्जेस। अब देखिए एक चीज यहाँ पे डिफरेंस देखिए, इसमें और ऊपर वाले में क्या होगा। अब यहाँ पर जो नोटिंग चार्जेस हैं वो कौन पे करेगा, वो ए ही पे करेगा। क्यों? क्योंकि होल्डर ऑफ द बिल, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भी ए ही है। समझ रहे? तो क्योंकि जब बी नोटरी, इस वाले केस में ना, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में जब बैंक सपोज डिसऑनर हो गया, तो बैंक खुद से नहीं पे करेगा। वहां पे बैंक क्या कहेगा, बैंक ए को इन्फॉर्मेशन भेजेगा डिसऑनर हो गया, जाके नोटिंग करा लो। बैंक नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर वो जाएगा भी, अगर वो पे भी करेगा तो भी वो ए से लेके करेगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है ड्यूरेशन में ज्यादा। सपोज 3 तारीख को बिल अगर मेच्योर होना था, तो उसने 1 या 2 तारीख को भेज दिया सपोज, या कभी भी भेज दिया। यहाँ पर कोई इसने बेनिफिट नहीं लिया है किसी से। यहाँ पर होल्डर कौन है, ए ही है। तो इस केस में जो नोटरी चार्जेस है वो मिस्टर ए पे करेंगे। ठीक है, और हाथ के हाथ पे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल रिसीवेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू कैश 100 और टू बैंक फॉर कलेक्शन 10,000। क्योंकि ये उसने टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया था ना, इसके ऊपर वो ड्यू नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ये मैडम जो इसमें एंट्री, बैंक भेज रहा है या ए भेज रहा है कलेक्शन को? सर ए भेज रहे हैं, ए भेज रहा है ना बैंक को, ए भेज रहा है बैंक के बैंक पास। जी देखिए, बैंक ए ने जब भेजा था ना बैंक के पास, तो उसने एंट्री की थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर। ये एंट्री की थी ए ने, कि बिल कहाँ भेज दिया उसने, बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। अब जब ये डिसऑनर हो गया बिल, तो क्या हुआ, पीआर वापस आ गया। नोटिंग चार्जेस हाथ के हाथ किसने पे किए, उस समय पे तो बैंक ने किए। बैंक विल पे नोटिंग चार्जेस एंड ए विल हैव टू पे द सेम टू द बैंक। ठीक है, यहां पर ड्यू या फिर कोई लाइबिलिटी क्रिएट वो नहीं करेगा, वो तुरंत के तुरंत, क्योंकि उसने बैंक से कुछ लिया थोड़ी ना है भाई। डिस्काउंट वाले केस में तो उसने 10,000 रुपए पहले ही ले लिए थे, इसमें थोड़ी ना उसने बैंक से कुछ ले रखा है। उस केस में 10,100 रुपए दिए थे ना उसने बैंक को, ऊपर वाले केस में, क्योंकि उसने पहले लिए थे बैंक से डिस्काउंट के टाइम पे। यहाँ पर तो उसने कुछ नहीं लिया अभी बैंक से, अभी तो उसको 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो इस केस में जो एंट्री है वो ऐसे होगी, बिल रिसीवेबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू कैश और टू बैंक फॉर बिल कलेक्शन। जो उसने टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया था उसको वो खत्म कर देगा, डेबिट किया था ना, क्रेडिट कर देगा, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मैडम।
ये कौन सा चीज है, ठीक है। और फिर क्या करेगा ये, फिर वापस से बिल बीप के ऊपर ड्यू कर देगा कि भाई आप मेरे कितने रुपए देंगे, 10,100 रुपए देंगे, बीआर देंगे और नोटिंग चार्जेस देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसने जो नोटिंग चार्जेस हैं, ए ने यहाँ पर भी डायरेक्टली पे नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जो नोटिंग चार्जेस हैं वो पहले बैंक ने किए हैं, फिर ए ने बैंक को दिए 100 रुपए, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, अगेन नोटिंग चार्जेस आ जाएंगे, और बी कितने से ड्यू हो जाएगा, 10,100 रुपए से। अगर एंडोर्स के केस में होगा तो क्या होगा, सपोज सी को एंडोर्स किया हुआ था, तो फिर क्या होगा, नोटिंग चार्जेस सी ने पे किए होंगे, तो ये किस चीज से ड्यू करेगा, मतलब सी क्या कहेगा कि मेरा ये आपका 10,000 रुपए ये है, और 100 रुपए आप कौन से देंगे, नोटिंग चार्जेस के हमने सी को दे दिए। अब सेम चीज हम किस पे ड्यू करेंगे, बी पे ड्यू करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू बी आर टू नोटिंग चार्जेस, ठीक है। और बी के पास क्या एंट्री होगी डिसऑनर की, बी भाई साहब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक ही एंट्री करवाते हैं हमेशा अपने बुक्स में, बीपी वापस नोटिंग चार्जेस टू ए। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। रिटायरमेंट और रिन्यूएबल अभी नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेके करेंगे। एक काम करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। थोड़ा कुछ पूछ रहे मैम? मैडम इसके ऊपर 2-4 एमसीक्यू डलवा दीजिए ग्रुप में। अभी मैम एमसीक्यू की पूरी फाइल जो है वो वहां पे आपके मिशन जेआईबी लाइव वाले ग्रुप में एएफबी फोल्डर में अपडेट कर दी थी कल। ओके, तो वहां पे सारे एमसीक्यूज हैं। एक काम करते हैं, कुछ एमसीक्यूज अभी क्लास में कर लेते हैं, थोड़ा क्या होगा हाथ के हाथ चेक भी हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है ना उसका रिवीजन टाइप हो जाएगा, क्योंकि अभी एकदम से रिटायरमेंट और रिन्यू करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले कुछ 8-10 एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर वापस से आएंगे टॉपिक पे, ठीक है। और आप लोगों के जो डाउट्स होंगे वो भी देख लीजिएगा फिर वहीं पे। देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a correct statement? Bills of exchange is a negotiable instrument, correct. Drawer is the person who is to obtain the payment as per order of the drawer. क्या ड्रॉई वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट लेनी होती है? बताइए। नहीं, ड्रॉई को तो पेमेंट करनी होती है। पे इज द पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट, नो, पे को पेमेंट रिसीव होती है। ड्रॉअर इज द पर्सन हु इज टू मेक द पेमेंट, नो। देखिए हमारे जो 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, पेई और सॉरी ड्रॉई, पेई और ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है? ड्रॉअर है मिस्टर ए, ठीक है। ये कौन है?
सेलर है, तो इनको पेमेंट क्या होगी, रिसीव होगी, अगर बिल इन्होंने खुद के पास होल्ड किया है तो। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई है मिस्टर बी, ही विल पे। ठीक है, ड्रॉई को क्या करना होता है, ड्रॉई को पेमेंट करनी होती है। और पेई जो है, पेई या तो मिस्टर ए होंगे जिनको पेमेंट मिलेगी, या फिर आपका एंडोर्समेंट के केस में या फिर डिस्काउंटिंग के केस में बैंक भी हो सकता है। तो सपोज मिस्टर सी और बैंक और मिस्टर ए, इनमें से कोई भी हो सकता है पे। मिस्टर सी भी हो सकते हैं एंडोर्समेंट के केस में, डिस्काउंटिंग के केस में बैंक भी हो सकता है, और मिस्टर ए भी हो सकते हैं अगर उन्होंने खुद के पास होल्ड किया बिल को। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राइट स्टेटमेंट है वो हमारा हो जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन है, ये सेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, 4, 5, 6 जो आपका सेक्शन 4 है चेक के लिए, नो मैम, नहीं प्रॉमिसरी चेक के लिए, प्रॉमिसरी नोट के लिए अच्छा बिल ठीक ऑफ है, ठीक एक्सचेंज 5 और चेक के लिए 6। हाँ, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले प्रॉमिसरी नोट आएगा, फिर आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा, और फिर चेक। आपका चेक आएगा। 4, 5, 6 ठीक है, याद रखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेंटर में आएगा। Once a यूजेंस बिल ऑफ एक्सचेंज इज एक्सेप्टेड, तो फिर क्या होता है, अगर एक बार बिल एक्सेप्ट हो गया तो क्या होगा, ड्रॉई बिकम्स प्राइमरी लायबल ऑन इट, ऑब्वियसली। ड्रॉर मैंने आपको बताया था, देखिए जो मिस्टर बी है वो उनकी प्राइमरी लायबिलिटी होती है, इस बिल के रिगार्डिंग मिस्टर बी की जो लायबिलिटी है वो क्या है, प्राइमरी लायबिलिटी है। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली लायबिलिटी बी की है, लेकिन एंडोर्स और डिस्काउंटिंग के केस में जो लायबिलिटी है वो किसकी हो जाती है, ड्रॉर की भी हो जाती है उस केस में। ठीक है, एंडोर्सी और बैंक वाले केस में तो ड्रॉर की सेकेंडरी लायबिलिटी है, बिल्कुल सही है ये बात। ड्रॉई को एक्सेप्टर कहते हैं, बताइए। यस, ड्रॉई को एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि ड्रॉई जो है वो बिल को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मिस्टर बी जो है उन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रखे ना, इसका मतलब मैंने इसका वीडियो कराया हुआ है, तो आप लोग अपने ऐप में ढूंढ लीजिएगा, और वहां पे मैंने शायद सारे क्वेश्चंस कराए होंगे फिर। ठीक है, अभी मैं ज्यादा नहीं कराऊंगी, बाकी आप वहां से देख लीजिएगा इस क्लास को कंटिन्यू करके ना, जो आपकी एमसीक्यू करके क्लास होगी वहां पे। प्रोमिसरी नोट के अंदर कौन सी पार्टीज होती है, सिर्फ दो ही होती है, मेकर और पेई। ठीक है, उसमें ड्रॉई और ड्रॉर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, ए और सी, मेकर और पेई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैज फॉलोइंग पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टीज होती है, ड्रॉई, ड्रॉर और पेई। किसी को इसमें डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। इन तीनों पार्टीज में किसी को डाउट है तो? नहीं मैडम, नहीं है, सबको क्लियर है? चलिए, काम करते हैं, एंट्रीज वाले 2-3 क्वेश्चंस निकालते हैं। ये तो बेसिक्स है, ये तो आप लोग कर लेंगे ना। एंट्रीज वाले निकालते हैं। ये अभी जो मैंने आपको टर्म्स कराई थी ना, देखिए उन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपने ड्यू डेट पे पेमेंट कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, ऑनर्ड या फिर ऑनरिंग ऑफ बिल। ठीक है, और अगर आपने बिफोर ड्यू डेट पेमेंट कर दी तो उसको क्या बोलते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। अभी डिस्कस किया था ना हमने, और इसके ऊपर ड्रॉई को बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट का नाम है रिबेट। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा। इसको रिटायरिंग ऑफ बिल कहते हैं अगर बिफोर ड्यू डेट हो जाता है तो।
और ये आपका प्रोटेस्ट वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये आप लोगों को आप समझ में आ चुका है क्या होता है। जब आप नोटरी से एक सेपरेट सर्टिफिकेट ले लेते हैं डिसऑनर का, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। एक्चुअली लास्ट टाइम किसी ने डाउट पूछा था, उस समय मुझे पता ही नहीं था, प्रोटेस्ट का जनरल मीनिंग पता था, ये नहीं पता था मुझे। चलिए देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रही हूं मैं। ये एंट्री बेस्ड है। एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई पे, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वी। देखिए, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। द बिल इज एंडोर्स्ड बाय एक्स इन फेवर ऑफ जेड। What will be the journal entry on this endorsement in the books of X? देखिए, जो X है वो है ड्रॉअर, उसने बिल ड्रॉ किया। Y है ड्रॉई, और जो Z है वो कौन है? एंडोर्सी। ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं, एक काम करते हैं, तीनों की एंट्रीज देखते हैं। एंट्री उन्होंने पूछी है एंडोर्समेंट की, एंडोर्समेंट की एंट्री क्या होगी? एंडोर्समेंट की एंट्री एक्स की बुक्स में क्या होगी, बताइए। डेबिट जेड, मिस्टर जेड, डेबिट क्रेडिट टू बी आर, रिसीव्स। ठीक है। वाई के केस में नो एंट्री, नो एंट्री, क्योंकि इसको कोई मतलब नहीं है इससे। और जेड के बुक्स में बी आर रिसीव टू ए, पे ए। ठीक है। अब पूछते हैं उन्होंने किसकी बुक्स में पूछा है, इन द बुक्स ऑफ एक्स पूछा है, तो एक्स के पास क्या एंट्री होगी? जेड टू बी आर, जेड डेबिट टू बी आर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को प्लीज डायरेक्ट अटेम्प्ट मत कीजिए, फटाफट से एक जर्नल एंट्री लिख के तब कीजिएगा, वहां से फिर थोड़ा सा एक्यूरेसी आ जाएगी। क्योंकि कभी कभी हम जल्दी में डेबिट क्रेडिट में गलती कर देते हैं। गलती क्यों होती है पता है? क्योंकि हम लोग हमेशा एंट्रीज को देखते हैं इस तरह से, जेड डेबिट टू बी आर, और जब यही एंट्री को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए प्लीज एंट्री को लिख के तब आंसर करिएगा, ठीक है। ये वही वाली एंट्री है, देखिए। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई, बताइए। ये एक ही क्वेश्चन है, उस पर 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी? वाई कौन है? वाई है ड्रॉई। वाई की बुक्स में एंडोर्समेंट की क्या एंट्री होगी? लास्ट में तो कुछ नहीं होगी, बट ठीक है। हाँ। लेकिन वो पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। नॉर्मल, उन्होंने ये नहीं बोला कि एंडोर्समेंट की क्या एंट्री होगी, कह रहे हैं कि क्या कौन सी एंट्री होगी। तो वाई के केस में पेबल क्रेडिट, पेबल क्रेडिट, एक ही एंट्री होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो एक्स हमारे हो जाएंगे डेबिट और पीपी हो जाएगा क्रेडिट। याद रखिएगा, वाई की बुक्स में एंडोर्समेंट की कोई एंट्री नहीं होती है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, the bills that are drawn by the other parties on a business firm which makes the purchases are recorded in the books of। ये जितने भी, देखिए मैंने आपको बताया था, हमारी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो एक हो आपकी बिल रिसीवेबल बुक भी होती है और बिल्स पेबल बुक भी होती है। तो जितने भी आपको बिल्स मिलते हैं, क्योंकि देखिए अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो उनके पास 2 या 4 बिल नहीं होंगे, बहुत सारे नंबर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होंगे उनके पास। तो अगर उनके पास जो भी जितने भी बीआर होंगे उनके लिए वो बीआर बुक मेंटेन करेंगे, और जितने भी उनके बिल्स पेबल होंगे उनके लिए वो बीपी बुक मेंटेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिल्स दैट आर ड्रॉन बाय अदर पार्टीज ऑन अ बिजनेस फर्म विच मेक्स द परचेजेस, मतलब अब बिजनेस ने परचेजेस किया है और उसके लिए उन्होंने मतलब पार्टीज ने उनके ऊपर बिल ड्रॉ किया हुआ है। इसका मतलब बिजनेस फर्म क्या हो गया? ड्रॉई हो गया। ड्रॉई कौन होता है? जिसके लिए बिल पेबल होता है, जिसको पेमेंट करनी होती है, बायर, ठीक है। तो बायर को पेमेंट करनी होती है ना, तो इसके लिए कौन सी बुक हम रिकॉर्ड करते हैं? बिल्स पेबल बुक, ठीक है। और सेम अगर यहाँ पे सेल्स का केस पूछते तो उस केस में आ जाता है बिल रिसीवेबल बुक,
ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए एग्जाम्स में। बाकी आप वो जो एमसीक्यू वाली फाइल है उससे कर लीजिएगा। देखिए, which of the following is not correct? The date on which the bill is to be paid is called due date. Not correct पूछा, ठीक है। 3 days सही of है, are added to calculate सही है, due date. 3 days grace है, वो भी सही है। If the due date falls on holiday, the bill payable on the next business day. देखिए, अब उन्होंने यहाँ पे नॉर्मल हॉलीडे माना है, मतलब इसको उन्होंने हमें ये नहीं मेंशन किया कि नॉर्मल हॉलीडे या पब्लिक हॉलीडे, तो बिल इज पेबल ऑन नेक्स्ट बिजनेस डे। तो नॉर्मल हॉलीडे तो सही है। हाँ जी, तो अगर हॉलीडे पब्लिक है तो एक दिन पहले होगा, लेकिन ये नेक्स्ट बिजनेस डे कह रहे हैं, तो इसका मतलब अब देखिए, अब अगर ये इसको मान रहे हैं नॉर्मल हॉलीडे, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट इसका है, मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, और ये आपका है इफ ड्यू डेट फॉल्स ऑन पब्लिक हॉलीडे, तो बिल क्या होगा, नेक्स्ट बिजनेस डे में होगा, तो ये चीज गलत हो जाएगी जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉलीडे दिया है तो मैम हॉलीडे ही ऐसा ही लिखा है, तो ये तो सही हुआ ना, फिर तो नन ऑफ द अबव वाला। वो तो आपकी बात सही है। देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, इसलिए मैंने वहां पे करेक्ट किया हुआ। इन्होंने जो आंसर दिया है वो ये वाला दिया है, सी वाला, मतलब जो इसका सोल्यूशन है जहाँ पे आंसर्स हैं, तो वहां पे इसका सोल्यूशन सी वाला दिया है, तो वो उसी केस में हो सकता है अगर यहाँ पर सिंपल हॉलीडे की जगह पब्लिक हॉलीडे होगा, तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, और ये चीज आपको पता है कि अगर आपका जो ड्यू डेट है वो हॉलीडे पे होती है तो बिल आपका नेक्स्ट डे पे होगा, और अगर आपका ये देखिए यहाँ पे ये सिंपल हॉलीडे को ही मुझे लग रहा है पब्लिक हॉलीडे ही मान रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन भी गलत है इसका ना, तो आप इसको हटा दीजिएगा, जो आपकी बुक में हम लोगों ने पढ़ा बस उसको आप सही मानिए। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई अभी तक हमने जितने किए? जी मैम। आप फटाफट से मैं आपको रिटायरमेंट और रिन्यू वाला जो पॉइंट्स है वो बता देती हूँ, भी थक गए होंगे सुबह से बैठे। देखिए, रिटायरमेंट के केस में क्या होगा, रिटायरमेंट वाला बहुत इजी है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, सुरेश ने क्या किया, 500 रुपए की रिबेट लेके बिल की पेमेंट को जल्दी कर दिया, तो रमेश की बुक्स में जो ड्रॉर है जिनको पैसा मिलना वो क्या एंट्री करेंगे, कैश, लेकिन अब इनको कैश 10,000 की बजाय कितना मिलेगा, 9,500 मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले पेमेंट ले रहे हैं, तो फिर इनको कम पैसे मिलेंगे। जैसे हमारे डिस्काउंट के केस में होता है, जब हम बिल को डिस्काउंट कराते हैं बैंक से, तो कैश कितना मिला 9,500, रिबेट उसने कितनी दे दी 500, रमेश के लिए तो ये एक्सपेंस हुआ रिबेट टू BR 10,000 का। ठीक है, अगर रिटायरमेंट वाला केस है, और अगर आपका रिन्यू वाला केस होगा, तो देखिए रिन्यू में क्या होगा, रिन्यू मैंने आपको बताया था पहले, जो ओल्ड बिल है वो कैंसिल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रिटायरमेंट पे तो आप डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, कैश डेबिट रिबेट डेबिट टू BR, बात खत्म। लेकिन रिन्यूअल वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करना पड़ेगा आपको, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए कैंसिल करना डिसऑनर करना फर्क है, लेकिन एंट्री सेम होती है। तो आप क्या करेंगे, सुरेश को डेबिट कर लेंगे और BR को अपने पास से खत्म कर देंगे, तो ये हो गया बिल कैंसिल, बिल कैंसिल करने की एंट्री। फिर जब नया बिल बनेगा, अभी इसकी अमाउंट समझाऊंगी कैसे आई है, जब नया बिल बनेगा तो उस केस में क्या होता है, देखिए कंडीशंस आपको दी होंगी इस तरह की,
वो बोलेंगे कि भाई 10,000 का बिल था और सुरेश कह रहा है कि 4,000 रुपए मैं आपको अभी पे कर दूंगा, और जो बैलेंस बचेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 10,000 रुपए नहीं है, पूरे 10,000 रुपए नहीं है मेरे पास, अभी 4,000 है, आप वो ले लीजिए, जो बैलेंस बचेगा उसको मैं आपको 3 महीने बाद पे कर दूंगा, और उस पर मैं आपको ब्याज भी दूंगा 10% का। ठीक है, तो आपने इंटरेस्ट भी जोड़ दिया, तो आपका जो नए बिल की जो अमाउंट है वो बनेगी 6150। उसकी एंट्री क्या करेंगे, देखिए एक तो आपको कैश मिला है 4,000 रुपए का, नया बिल मिला है 6150 का, इंटरेस्ट इनकम कितनी हो गई आपकी 150 की, और सुरेश कितने का है 10,000 का। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। रिन्यूएबल और रिटायरमेंट में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। मैडम एक बार बताइए रिन्यूएबल रिटायरमेंट पे। जी दोबारा बता देती हूँ। देखिए रिटायरमेंट में तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। रिटायरमेंट में क्या होगा, समय से पहले रमेश फुल पेमेंट कर देगा। फुल पेमेंट कर देगा का मतलब फुल की इस पूरे 10,000 की अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर देगा। ठीक है, लेकिन पेमेंट वो कैश जो है वो कम करेगा, क्योंकि वो डिस्काउंट ले लेगा या रिबेट ले लेगा। तो रिबेट उसने ले ली 500 रुपए, इसलिए ले ली क्योंकि वो टाइम से पहले पेमेंट कर रहा है, तो उसको भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो रिटायरमेंट के केस में तो सिंपल एंट्री होगी, कैश डेबिट रिबेट डेबिट टू BR, बात खत्म। लेकिन रिन्यूएबल के केस में क्या होता है, पहले आपको ओल्ड बिल कैंसिल करना पड़ता है। ओल्ड बिल कैंसिल करेंगे सुरेश टू BR 10,000 से, पहले वाला बिल कैंसिल। फिर उसके बाद जब नया बिल बनेगा तो उसमें फिर हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कि जो नया बिल है वो किन कंडीशंस में बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है पूरे 10,000 का ही नया बिल बने, या फिर जैसे यहाँ पे कंडीशन है कि भाई 4,000 उसने पे कर दिए, तो जो बैलेंस होगा उस पे बनेगा, बैलेंस 6,000 है। याद रखिएगा हमेशा रिन्यू के केस में फिर इंटरेस्ट भी लगता है। फर्स्ट टाइम जब बिल ड्रॉ होता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जब बिल रिन्यू होता है तो फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि जो ए है वो कहेगा कि भाई मेरे को भी तो कोई फायदा होना चाहिए, मैं 3 महीने और इंतजार करूंगा, तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट मिलता है। और फिर उसकी एंट्री इस तरह से होती है, जितना कैश मिल गया कैश डेबिट, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये पूरा हट जाएगा, फिर कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर मिला है तो 4,000 कैश रिसीव्ड, बिल रिसीव, बिल की अमाउंट आपने निकाली 6150, टू इंटरेस्ट 150 रुपीज, और टू सुरेश 10,000। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अच्छा ड्रॉइंग की बुक्स में भी देख लीजिए इसकी एंट्रीज। रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होगा, वहां पर पेमेंट रिसीव हुई थी, यहाँ पे पेमेंट देगा ही है, उसके लिए रिबेट एक्सपेंस था ड्रॉअर के लिए, इसके लिए इनकम है तो ये क्रेडिट करेगा। तो बिल्स पेबल 10,000 का वापस आ गया, कैश कितना दिया 9,500, 500 रुपए की छूट मिल गई, तो वो आपने क्रेडिट कर दिया। रिन्यू के केस में इसके पास पुराना बिल वापस आएगा और रमेश इसका क्रेडिटर बन जाएगा। फिर जब ये पेमेंट करेगा 4,000 कैश गया इसके पास से, और 6,150 का नया बिल गया, और ये जो 150 रुपए का इंटरेस्ट है वो इसके लिए एक्सपेंस है, और टोटल रमेश कितने का था 10,000 रुपए का। ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, शायद 2-3 इलस्ट्रेशंस होंगे, तो उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। हो जाएंगे, बट फिर भी अगर नहीं हुए तो आप लोग अपनी क्वेरी पूछ लीजिएगा ग्रुप में। लेकिन प्लीज आज के आज इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए, क्योंकि कल नया चैप्टर करेंगे। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को डाउट लगता है तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ना, हमने जो इससे पहले जब हमने टॉपिक किया था तो फिर वो शायद 3 से 4 क्लासेस में किया था। तो अगर आपको कोई चीज में डाउट होगा तो आप वो वाली वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी MCQ की वीडियो भी है अवेलेबल। तो प्लीज इस चैप्टर को आज वाली वीडियो से, जो आज पढ़ाया उससे, MCQ से इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। दो पेपर आप लोगों के एक साथ है ना, ऐसा नहीं है कि एक पेपर करेंगे फिर 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा आपको सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट और सेकंड पेपर एक साथ ही है 26-27 को। तो प्लीज साथ के साथ चैप्टर्स को खत्म करते जाइए, क्योंकि अब दोबारा ये टॉपिक नहीं होगा क्लास में, क्वेरीज होंगी लेकिन टॉपिक पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। तो प्लीज आज के आज इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए अच्छे से। बहुत सारा आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, आज वाली क्लास, पुरानी वीडियो क्लासेस, MCQs। ठीक है,
और फिर उसके बाद भी अगर आप लोगों की क्वेरीज होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे ग्रुप में या फिर क्लास में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों को ऑफ है क्या? नो मैम, किस बात का? कल अच्छा, इलेक्शन तो उत्तराखंड में है ना सिर्फ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कल की जो टाइमिंग है वो अभी बता देंगे आप लोगों को क्या टाइमिंग रहेगी, ठीक है। लेकिन प्लीज जो ये चैप्टर्स हुए हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कल जो कराया था बीआरएस, और क्या कराया था, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, प्लीज इन टॉपिक्स को समेट लीजिए। और जहां तक मुझे लगता है हमारा मॉड्यूल बी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी मैं देखूंगी अगर कुछ रह गया होगा तो, बट 90% तो कंप्लीट हो गया है। तो प्लीज मॉड्यूल बी को अच्छे से पढ़ के इस मॉड्यूल बी को कंप्लीट करके साइड रख दीजिए। फिर हम लोग मॉड्यूल सी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर कंपनी है, क्योंकि उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और काफी क्वेश्चंस भी पूछते हैं इसमें ना। तो फिर हम कंपनी अकाउंट और फाइनल अकाउंट पे स्ट्रेस करेंगे मॉड्यूल सी में। और मॉड्यूल ई में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका कैपिटल बजटिंग, डेप्रिसिएशन में करा चुकी हूँ, और वाईटीएम, ठीक है। तो अब जो आपके फोकस वाले जो टॉपिक हैं मॉड्यूल ए में है वाईटीएम एंड कैपिटल बजटिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं दोनों से। और आपका मॉड्यूल बी में कंप्लीट करा चुकी हूँ जहां तक मुझे लगता है, तो इसको आप लोग प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, डाउट्स पूछ लीजिए। और जो मॉड्यूल सी है उसमें आपका कंपनी और फाइनल अकाउंट, ये दो टॉपिक हम लोग अब आने वाली क्लासेस में करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल बी से ना आपके 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन इजी भी तो आते हैं। तो अगर आप इनको भी कवर कर लेंगे तो एटलीस्ट आपका कुछ पार्ट कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कैपिटल बजटिंग, वाईटीएम, कंपनी और फाइनल अकाउंट से, वो मैं आपको आगे की क्लासेस में करा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। कुछ कहना है, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए।